यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सरकार, माहौल जबरदस्त शानदार। शुरू करें इनडायरेक्ट टैक्स? शुरू करें क्या? ओके सर, सीए में फाइनल सरकार, दिस इज अ फुल कोर्स बैच। सबसे पहली बात, इट्स नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, कोई रिविजनरी बैच नहीं है, इट्स अ फुल कोर्स बैच। फुल कोर्स बैच मीन्स एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डेप्थ, इन डिटेल, विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स, विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ओके ओके सर, तो शुरू करें क्या इनडायरेक्ट टैक्स? ओके सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा है कि सर ये फुल कोर्स बैच है, एवरीथिंग विल वी आर गोइंग टू कवर, पर सर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीए इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा है। सर इसका मतलब ये नहीं कि आपने आर्टिकलशिप नहीं करी है। इसका मतलब ये है कि आपने डेफिनेटली सीए इंटर में जो जीएसटी पढ़ा होगा, आर्टिकलशिप में बहुत सारे काम किए होंगे, तो वो तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं है। सो बहुत सारे लोग तो घबरा गए, सर ये क्या बोल रहे हैं। सो डोंट वरी, मैंने प्रिजम्पशन नहीं लिया है कि सर वी आर रीडिंग इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने लाइफ में कभी जीएसटी का नाम नहीं सुना है सर। वी आर रीडिंग इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने सीए इंटर में जो पढ़ा है आपने, वो सब आप, सर दिल की बात कह दी सर। सर जो भी पढ़ना है पहली बार पढ़ना है। एंड सर आर्टिकलशिप में नो डाउट आपने काम किया होगा, अच्छा काम किया होगा, पर फिर भी सर पढ़ाई के लिए हम अलग से पूरा शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे सर। करिए क्या शुरू? ओके सर, अब मैंने एक बात आपसे कह दी कि एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर, पर सर राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल टॉप वी हैव टू कवर। पर सर मेरे को आपसे कमिटमेंट ये चाहिए कि जो हमने आज यहां पढ़ा होगा वो सेम डे आपको जाके आपके एंड पे रिवाइज करना है। दैट्स इट। क्लियर? एंड सर 2-3 लेक्चर होने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा घर जाने के बाद। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं 5-6 लेक्चर जाने दो, 5-6 लेक्चर आप रिवाइज करिए, फिर आपको खुद को समझ में आएगा कि टाइम आपको कितना लग रहा है रिवीजन में। ओके बच्चों, पर पॉइंट ये है कि आपको सेम डे रिवाइज करना, भले ही 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 आवर लगे, वी डोंट केयर, पर सर सेम डे रिवाइज होना चाहिए। अगर आपने सेम डे रिवाइज किया तो सर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मेरा प्रॉमिस आपसे ये कि लास्ट डे आपको याद रहेगा। वो कैसे याद रखवाना है वो मेरा काम है सर। ठीक है, और याद रखने का आपको कोशिश भी नहीं करना पड़ेगा, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। क्लियर? लास्ट में आप कंफर्टेबल नहीं तो आगे आ जाओ यार आराम से। इफ यू आर कंफर्टेबल तो ठीक है, अदरवाइज इधर आगे आ जाइए सर। ओके सर, और आपके बैग्स जो है वो प्लीज साइड में रख दो यार, तो हो पाएगा सर अरेंजमेंट। ओके चलिए सर, शुरू करें इनडायरेक्ट टैक्स? पक्का? ओके सर, ऐसे नहीं यार, मजा नहीं आएगा। अरे शुरू करें क्या? पक्का? देखो गला केवल मेरा खराब नहीं होगा, आपका भी खराब करवा के भेजूंगा मैं, ध्यान रखना सर। ओके चले सर, शुरू करते हैं हम बात। ओके, और जो भी वीडियो क्लास में है आप सबको भी मेरे साथ बात करनी, मतलब करनी है सर। आप और हम साथ में बैठे, बात खत्म। और आपके लिए तो सर केवल आप और मैं ही बैठे। क्लियर सर? तो सबकी आवाज आनी चाहिए, और वीडियो क्लास में जो बैठे उनकी भी आवाज मैं सुन रहा हूं, ध्यान रखना, ऊपर वाला सब सुन रहा है सर। शुरू करते हैं हम बात को, इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। सर सबसे पहली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं। हो सकता है सर नेक्स्ट 1 और 2 आवर जो मैं पढ़ाने वाला हूं, शायद आपने सुना होगा, शायद आपको आता भी होगा। क्लियर? शायद आपने कहीं कोई वीडियो या कहीं आर्टिकलशिप में या कभी न कभी देखा होगा, पर मैंने क्या प्रिजम्पशन लिया है, हमको तो कुछ भी नहीं आता, हम तो शुरू से पढ़ना है सर, बात खत्म। क्लियर? अच्छा मैंने बोला कुछ भी नहीं आता मतलब ईगो में मतलब ना, वो मंगल होए सब तेरे को आता है क्या? सर ऐसा नहीं है, यू नो एवरीथिंग, बट सर पढ़ाई के पर्पज के लिए हमको हर एक चीज कनेक्ट करनी है। सबसे बड़ी बात क्या है सर? कनेक्टिंग ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम सर स्क्रैच टिल टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हर इंडिविजुअल टॉपिक हो सकता है सबको आते हो, पर सर हर एक पूरा इनडायरेक्ट टैक्स एज अ होल आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो सर शुरू कर रहे हैं हम? पक्का? चलिए सर शुरू करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। सरकार आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, कभी नाम सुना आपने इसका? मैंने ये बोला है आपको कि सर आपको आता कुछ भी नहीं, इसका मतलब नाम नहीं सुना यार। नाम तो सुना ही होगा आपने सर। इनडायरेक्ट टैक्स नाम सुना है क्या आपने? मतलब पहले झूठ बोल रहे थे आप ऐसा सर? इनडायरेक्ट टैक्स, चलिए सर सबसे पहली बात, व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? यस सर, व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ जी। अच्छा एक बात और, मैंने प्रिजम्पशन लिया आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इट मींस आपको एक कॉमन सेंस आंसर देना है सर। आई डोंट नीड बुक का आंसर, आई डोंट नीड कोई टेक्निकल आंसर। ये सर इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है सर? बर्डन इज ऑन दी कंज्यूमर, मतलब बर्डन इज शिफ्टेड टू समबडी एल्स। ओके चलिए सर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
यस, आंसर आपसे चाहिए भाई, भले ही पढ़ाने में आया हूं पर पढ़ाओगे आप आधा मेरे को। यस सर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन इनकम, और कुछ? और कुछ? अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच इज नॉट ट्रांसफर्ड। ओके, एग्जाम्पल कोई? इनकम टैक्स, मेरी इनकम, मेरे को टैक्स पे करना है। अपने लॉस ही होता है बेटा, तो टैक्स की बात आती नहीं है सर। सर आपकी इनकम, आपको टैक्स पे करना है सर। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जांपल? जीएसटी सर, कस्टम्स, ओके, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट, ओके, बाकी और लिस्ट बाद में पढ़ेंगे हम। सर जीएसटी एक एग्जांपल लो ना सर, कि हाउ दिस टैक्स इज चार्ज, हाउ बर्डन इज शिफ्टेड, कैसे टैक्स ऑन कंज्यूमर लगता है सर। यस सर, कोई एग्जांपल? कोई क्या एग्जांपल? आप रोज एग्जांपल, रोज आप कुछ ना कुछ परचेस करते हो, चोरी करते हो सर। अरे आपने जो शर्ट कपड़े पहने हैं सर, ये कहीं खरीदे कि चोरी करके लिया है? परचेज किया ना आपने, कुछ जीएसटी पे किया कि नहीं किया आपने? किया। ओके, तो क्या क्या होगा सर आपने, जब आपने किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे या शोरूम पे गए होंगे आप, सर आपने क्या किया होगा? शर्ट परचेज किया होगा, मान लो ₹1000 का शर्ट था सर, वो हूं तो कर लो कम से कम। अच्छा एक बात और सर, कई बार मैं समझता हूं कि आप बहुत बहुत थक जाते हो आप जिंदगी के अंदर, तो हाँ बोलने में बहुत तकलीफ आती है आपको सर, तो वहां हूं भी चलेगा सर मेरे को। ओके, अभी भी हूं नहीं आया रे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, हूं तो चाहिए सर। अरे क्लियर? ओके, तो सर आपने जब शर्ट परचेज किया, मान लो ₹1000 का वो शर्ट था सर, जब 1000 में आपने शर्ट परचेज किया, उस पर जीएसटी पे किया होगा सर। किसको? डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया? पे तो क्या होगा सर आपने? किसको पे किया? सप्लायर को, जिसका शोरूम था, जिसकी दुकान थी, उसको सर। फिर उसने अपनी पॉकेट में रख लिया था, क्यों? उसने किसको पे किया? आवाज नहीं आ रही सर। गवर्नमेंट को। हाँ है ना सर? किससे लिया उसने? आपसे। दिया किसको? मतलब अल्टीमेटली लेने वाला कौन? गवर्नमेंट। देने वाले कौन? आप लोग। सर अगर आपने डायरेक्टली टैक्स दे दिया होता गवर्नमेंट को, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। पर सर लिया तो आपसे ही है, थ्रू सम अदर पर्सन लिया है, लिया आपसे ही है, पर डायरेक्टली आपसे नहीं लिया है, इनडायरेक्टली लिया है, थ्रू समबडी एल्स लिया है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। देख रीजन सिंपल है, इनकम टैक्स 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स है ही नहीं सर। पर आपने अगर ये 10 रुपए का पेन भी परचेज किया है, हूं तो कर लो रे सर, 10 रुपए का पेन भी परचेज किया है, उस पर भी जीएसटी है सर। आप सोचो 10 रुपए पे अगर 18% 1.8 रुपए का टैक्स लगता है सर, 1.8 क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर पाते? आप सोचिए प्रैक्टिकली सर, आप क्या आप 1.8 रुपए, 2 रुपए टैक्स क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते? क्या गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे ले पाता? नेवर, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली सर। हाँ है ना? इनकम टैक्स में आप सोचिए 2.5 लाख से अबव अगर इनकम होगी तो ही इनकम टैक्स लगने वाला है, हाँ है ना? तो वहां डायरेक्टली आपसे टैक्स ले लेंगे, दैट इज पॉसिबल। बट सर इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, दीज आर टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यहां वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है सर, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी कंज्यूमर, हाँ है ना सर? दैट्स वाई वहां सिस्टम क्या रखा? इनडायरेक्ट रखा। कोई मजा नहीं आ रहा सिस्टम को इनडायरेक्ट करने में सर। मैकेनिज्म टू कलेक्ट द टैक्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी हो जाएगा सर उस केस में, क्योंकि सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अगर टैक्स पे करेंगे, वो तो सर लाखों करोड़ों का अमाउंट का गुड्स सेल करते हैं सर, हाँ है ना भाई? और मंथली बेस पे टैक्स पे करना उनको, यस या नो? क्लियर? इसलिए वहां पे क्या बोला? सप्लायर कस्टमर से टैक्स लेगा एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ या ना? आवाज नहीं रही सर? पक्का? 100%? ओके यार, चलो एक काम और करते हैं। अब ये डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स बात करने से पहले आप मुझे बताओ आखिर ये टैक्सेस क्या होते हैं? हाँ जी सर, सबसे पहली बात ये टैक्सेस क्या होते हैं? हाँ मालिक, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? गवर्नमेंट्स इनकम सर, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। एक मिनट, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, taxes are the revenue of the, who is the government?
चलिए सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है सर? ये सेंट्रल हो या स्टेट हो, चलो सेंट्रल हो या स्टेट हो छोड़ो, गवर्नमेंट कौन होता है बताओ मुझे आप? रेगुलेटरी बॉडी। यस यस, और अच्छा, कॉमन सेंस वाला आंसर चाहिए सर, बुक का आंसर नहीं हो चलेगा सर, मेरे को भी याद नहीं बुक का तो। हाँ, गवर्नमेंट, हु इज द गवर्नमेंट? क्या? कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। यस, और कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी बॉडी, और अच्छा बहुत सारे लोग, सर आवाज नहीं आ रही सर, बस हम तो बैठने हैं, आप आईपीएल में चल रहा है आगे सर। सर ये सर प्लीज इंटरेक्ट करो, मजा आएगा आपको भी मेरे को भी सर। ओके सर, वरना वीडियो क्लास ही बहुत ही सर, अरे हाँ है ना, इंटरेक्टिव होना चाहिए तो मजा आएगा आपको भी और मेरे को भी सर। ओके सरकार बताइए गवर्नमेंट कौन? अच्छा गलत होगा आंसर चलेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यस सर, गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट, हाँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। पक्का? चलो मैं इसको और स्ट्रक्चर्ड वे में बता देता हूं। गवर्नमेंट कौन है पता है आपको? आप हो गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट, हम सब है गवर्नमेंट। अरे भाई इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना सर? कौन है गवर्नमेंट पता है? हम सब है गवर्नमेंट। क्लियर सर? जनता जो बोलेगी वो होगा, कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि राजा ने बोल दिया और वो काम करना है, बात खत्म, ऐसा नहीं है सर। जो हम बोलेंगे वो होगा। देश कौन चलाएगा? ओ हो हम लोग सर, हु इज द गवर्नमेंट? अभी तक वो आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा जबरदस्ती आवाज नहीं चाहिए सर। गवर्नमेंट कौन सर? अच्छा डेमोक्रेसी सर, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब सर ये देश कोई एक राजा नहीं चला रहा है सर, ये देश हम सब मिलके चलाएंगे सर, हम सब मिलके सर इस देश के सारे लॉज बनाएंगे, हम सब मिलके इस देश के जितने भी एक्ट है, जितने भी कानून है वो सब बनाएंगे, हम सब इसको एडमिन करेंगे, हम सब इसको गवर्न करेंगे। कैसे करेंगे सर? सर देश में अराउंड 130 करोड़ प्लस पब्लिक है सर। मैंने क्या कहा? हूं तो करना ही पड़ेगा सर आपको। हाँ में वो तकलीफ होती होगी आपको सर, नो डाउट, पर सर हूं तो करना ही पड़ेगा। सर आप मुझे बताओ, इन आवर कंट्री मोर देन 130 करोड़ पब्लिक इज देयर, यस या नो? आप मुझे बताओ सर, अगर हम सब है गवर्नमेंट, हम सब अगर देश को चलाएंगे, 130 करोड़ प्लस पब्लिक मिलके अगर देश का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो सर यू टेल मी किस तरह से सर हम लॉज को बनाएंगे? 130 करोड़ प्लस पब्लिक मिलके किस तरह से देश को चलाएगी सर? कोई लॉ बनाना होगा, कोई एक्ट बनाना होगा, जीएसटी के अंदर कोई अमेंडमेंट करना है सर, कंपनीज एक नया आया था, जीएसटी नया आया था, कैसे लेके आएंगे हम लोग सर? इसलिए हम लोगों ने क्या किया सर, 130 करोड़ लोग एक साथ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे बीच में से ही वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड जो लोग थे, रास्ते क्या होए जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले पाएंगे सर, हमने हमारे बीच में से ही जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, जो हमको रिप्रेजेंट कर पाए सर, उनको हमने इलेक्ट किया। हाँ है ना भाई? देश के नेता लोग कौन है सर? हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनको हमने अधिकार दिया हमको रिप्रेजेंट करने का, यस या नो? सर हमने क्या किया, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोगों को इलेक्ट किया थ्रू इलेक्शन प्रोसेस, एंड सर दे आर रिप्रेजेंटिंग अस एज ए गवर्नमेंट। हाँ है ना भाई? क्लियर? मतलब सर अल्टीमेटली अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सर पार्लियामेंट, हाँ है ना सर, संसद। क्लियर? सर अगर मान लो अंधेरी से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इट मींस दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग एंटायर अंधेरी। हाँ है ना मालिक? सर अगर कोई बोरीवली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल ऑफ द बोरीवली हु हैज इलेक्टेड हिम, दैट कि वो कैपेबल है हमारे डिसीजंस को, हमारी बात को रखने के लिए। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर अल्टीमेटली हम सब ने मिलकर क्या कर दिया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हम पार्लियामेंट बना दी सर। अरे क्या बना दी सर? पार्लियामेंट। और अल्टीमेटली सर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया, मतलब किसने लिया है सर? हमने लिया है। हाँ ना सर?
सर इसलिए आपने भी सुना होगा, अगर देश के अंदर कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी लॉ अगर बनता है, तो सर कहां से बनता है? पार्लियामेंट से बनता है। सर फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो बिल होता है, जब तक वो पास नहीं हुआ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से, तब तक वो एक्ट नहीं होता है। फाइनेंस बिल होता है जब तक वो पास नहीं हुआ, जब वो पास होता है तब जाके बनता है क्या? फाइनेंस एक्ट। है ना भाई? क्लियर? वो किसने पास किया होता है? फाइनेंस बिल किसने पास किया होता है? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन है सर? आवाज आ रही सर? पार्लियामेंट कौन है? हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है। पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब हमने डिसीजन लिया है। हाँ है ना सर? क्लियर? समझे मेरी बात? आवाज नहीं आ रही ओए? इसलिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है, गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर। मतलब अगर नया लॉ बनेगा कौन बनाएगा? आवाज नहीं आ रही? देखो यार, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब हम लोग। अरे ये से नो। अच्छा गवर्नमेंट कौन? हम। बस सिंगल आंसर आना चाहिए। गवर्नमेंट कौन? हम। सारे लॉज कौन बनाएगा? हम, थ्रू पार्लियामेंट। लॉ में अमेंडमेंट करना है कौन करेगा? हम। कैसे? थ्रू पार्लियामेंट। इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है वो सब क्या है? सब पार्लियामेंट्री पावर है सर। बिना पार्लियामेंट के कोई भी लॉ पास नहीं होता सर। बिना पार्लियामेंट के कोई अमेंडमेंट नहीं होता सर। हाँ है ना? अगर पुराना लॉ कोई हटाना है कौन हटाएगा? पार्लियामेंट। नया लॉ लाना है कौन लाएगा? पार्लियामेंट। सर पुराने लॉ में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है कौन करेगा? अगर लॉ के अंदर छोटा सा भी चेंज करना है कौन करेगा? क्योंकि पार्लियामेंट कौन? अच्छा जो बात मैं कर रहा हूं वो लॉजिकल समझ में आ रही है या मैंने बोल दिया इसलिए मान रहे हो आप? लॉजिकल समझ में आ रही है ना सर? ध्यान देना बच्चों। सर गवर्नमेंट कौन? तो जब सारे कानून बनाए हमने तो हर एक चीज लॉजिकल होगी इलॉजिकल होगी सर? आप सोचो ना आप। हाँ है ना सर? ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कुछ नेता लोग हो सकता है चोर हो, पर गवर्नमेंट चोर नहीं है। गवर्नमेंट कौन है? बोलो हम चोर है। नाइस सर। समझे आप मेरी बात? क्लियर? कुछ ऑफिसर्स हो सकता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, कुछ नेता लोग हो सकता है अपना पावर का मिसयूज कर रहे, बट सर गवर्नमेंट चोर नहीं है। गवर्नमेंट कौन? आप देखना सर, अगर मान लो रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्री की, एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट होता है। होता कि नहीं होता आप मुझे बताओ? होता कि नहीं होता मुझे बताओ आप? क्लियर? सर कौन करता है? हम लोग करते थ्रू पार्लियामेंट। चलो यार एक चीज बताओ, सारे अमेंडमेंट कौन करेगा सर? हम मतलब पार्लियामेंट। सर आप समझना बात को ध्यान से, हम मतलब पार्लियामेंट। नया लॉ लाना है कौन लाएगा? कोई लॉ में अमेंडमेंट करना कौन करेगा? तो यार पार्लियामेंट क्या ऑल 365 डेज इन ईयर वर्क करती है क्या? नहीं। पार्लियामेंट के सेशन होते हैं सर? हाँ ना सर? सर पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं सर, और लगभग 2 सेशन के बीच में ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, गेप होता है लगभग 2.5 से 3 महीने का सर। है ना मालिक? सर मान लो, अच्छा मैंने बोला ना मान लो, तो आपको बोलना है मान लिया, ऐसे नहीं। अब वापस दो, सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर। सर मान लो सरकार पार्लियामेंट का कोई सेशन कल ही खत्म हुआ सर। ओके, अब नेक्स्ट कब आएगा सर? लगभग 2.5-3 महीने बाद सर। अब सर पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हुआ है, और आज मान लो मुंबई के अंदर इतनी बारिश आई सर कि हर तरफ पानी ही पानी। वो ब्लू है पानी पानी, सुना बेटा? यहां ब्लैक है पानी पानी सर। सर सर आ जाओ बेटा, आ गया इधर आ जाओ। सर सुनना बात को ध्यान से। सरकार अब पॉइंट ये, हर तरफ पानी,
और पता है आपको देश का लगभग लगभग 90% शुगर कहां स्टोर होता है, पता है आपको? मुंबई। पता है आपको सर? मुझे मजा आता है पढ़ाने में सर, जब आपको कुछ भी पता नहीं होता ना सर तो इसलिए मैं शुरुआत में बोलता था आपको कुछ भी नहीं आता सर जो पढ़ा है सही है। अब सुनना बात ध्यान से सर, देश का मान लो 90% से ज्यादा शुगर मुंबई में स्टोर होता है, और सर इतनी बारिश आई, सब तरफ पानी पानी, शक्कर खराब हो गई सर, पिघल गई, हाँ चाशनी बन गई। वेरी गुड बेटा, गुलाब जामुन बना देना उसके अंदर ब्लैक पानी में सर। ओके सर, शक्कर खराब। समझना बात ध्यान से, एक इमेजिन करो सिचुएशन को सर आप। पॉइंट ये है मेरा आपसे कि अगर देश की लगभग लगभग सारी शक्कर खराब हो गई है, विच इज अ गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी सर, रोज चाहिए सर। ऐसा तो नहीं है आज शक्कर नहीं तो चलो चाय में नमक ही डाल देते सर, तू नहीं तो तू भी चाल से, ऐसा नहीं ना सर। शक्कर का काम तो शक्कर ही करेगी सर। अब सर देश की लगभग लगभग शक्कर सारी खराब। अब आप सोचो, गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी, डिमांड तो उतना का उतना, सप्लाई अगर एकदम कम हो जाए तो क्या होगा? प्राइसेस हाइक हो जाएगी शुगर की सर। अब शुगर जैसी गुड्स की अगर प्राइसेस इतनी हाइक हो जाए, सोचो इन्फ्लेशन रेट का क्या होगा? हाँ है ना सर। आप मुझे बताओ, अब ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या ऐसी सिचुएशन के अंदर सर डील करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या मोदी जी आके बोल देंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों, हमारे देश के अंदर शक्कर खराब हो गई है, शक्कर की बहुत डिमांड है, आप जाइए अपने फार्म पर शुगर केन प्रोड्यूस करिए, कल परसों में हमको शक्कर चाहिए। आप उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते सर? इट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बस टाइम लगेगा ना सर। शुगर केन प्रोड्यूस होगा सर, टाइम लगेगा अपने हिसाब से, देन फैक्ट्रीज में जाएगा, देन प्रोसेस होगा, देन जाके शुगर बनेगी सर। तब तक क्या शुगर फ्री? आप मुझे बताओ उस टाइम के लिए जब तक सर, अब बताओ नया शुगर बनने में टाइम लगेगा, देश का लगभग लगभग सारा शुगर खराब हो चुका है, मीनवाइल क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को सर? सर जीएसटी में तो कह रहा हूं कम, क्या एग्जाम कर दे चलो। अब बताओ तो भी क्या शक्कर मिल जाएगी लोगों को? क्या शक्कर का डिमांड तो पूरा करना पड़ेगा ना सर। अब देश का सारा शक्कर खराब हो गया, खत्म हो गया, एंड सर नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा, तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे क्या करना चाहिए? इंपोर्ट ऑफ शुगर को प्रमोट करना चाहिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सर। अब इंपोर्ट ऑफ शुगर को अगर प्रमोट करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? उस पर हैवी कस्टम ड्यूटी लगा देना चाहिए या कस्टम्स माफ कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, एग्जिम करना चाहिए सर? हाँ है ना सर। तो कस्टम्स ड्यूटी अगर कम करनी है किसी गुड्स पर, मतलब लॉ के अंदर अमेंडमेंट करना है मालिक। लॉ के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है सर? पार्लियामेंट का सेशन कब खत्म हुआ सर? कल। नेक्स्ट सेशन कब होगा? अराउंड 2 to 3 मंथ बाद में सर। तब तक क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, ऐसा सोचो। मतलब ऐसे केस में अब समझना, देश का लगभग लगभग सारा शक्कर खराब हो गया है सर, इंपोर्ट पर कस्टम्स कम करना है, एग्जिम करना है सर, लॉ के अंदर अमेंडमेंट करना है, पार्लियामेंट का सेशन अब अगले 2-3 महीने बाद आएगा, तब तक क्या करें सर? क्या मोदी जी बोल देंगे मेरे को कल हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल दिन में 2 बजे यहाँ चाहिए, भले उड़ के आए तैर के आए? कोई नायक मूवी चल रही है क्या ऐसा? अरे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजी है सर, उसको केवल 5 साल मिले करप्शन काम करने के लिए सर। सर समझना बात को ध्यान से, इतनी मेहनत करते हैं सर, हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं सर। हाँ है ना बेटा। तो सर आप मुझे बताओ, अब रातों रात तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ नहीं सकते, क्लियर? अब ऐसे केस में क्या करें? इसलिए इस तरह की सिचुएशंस के लिए सर हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को डेलीगेट किए। जिनको क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड पावर्स। हमने सर सेक्शन नंबर 25 बनाया कस्टम्स एक्ट के अंदर, और हमने लिखा क्या? गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जिम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। हमने सेक्शन नंबर 11 बनाया जीएसटी के अंदर, गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जिम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी। सर हमने सर कई सारे ऐसे सेक्शन आपने भी पढ़े होंगे, इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, कई सारे सर सेक्शंस पढ़े होंगे जहां पढ़ा होगा गवर्नमेंट हैज द पावर, बोर्ड हैज पावर, हाँ या ना?
पर क्या सारे सेक्शन पढ़ा क्या? हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को क्या कर दिए? डेलीगेट कर दिए। इनको बोलते हैं क्या? डेलीगेटेड पावर्स। समझे आप मेरी बात सर? और वो डेलीगेटेड पावर हमने दिए गवर्नमेंट को, सिलेक्टेड सेक्शन में दिए, सिलेक्टेड चीजें दी कि यही यहां पर बिना पार्लियामेंट के सैंक्शन के आप अमेंडमेंट कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, डेलीगेटेड पावर के थ्रू आप लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो सर। इसलिए आपने देखा होगा फाइनेंस बिल तो साल में एक बार आता है, पार्लियामेंट से फाइनेंस एक्ट तो साल में एक बार बनता है, फिर भी साल भर अमेंडमेंट होते रहते हैं। कहां से होते सर? कहां से होते सर? डेलीगेटेड पावर से होते सर। हाँ है ना सर? नोटिफिकेशन इश्यू होते ना सर, कहां से इश्यू होते सर? वो हमने पावर दे रखा है सर, हमने गवर्नमेंट को पावर दिया, गवर्नमेंट हैज द पावर। हमने गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है सर, डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा सर, वो डायरेक्ट क्या कर देंगे सर? नोटिफिकेशन इश्यू करके ये अमेंडमेंट कर देंगे। पर सारे अमेंडमेंट करने का पावर नहीं दिया। कुछ जगह जहां हमको लगता था कि यहां पे इट इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी करने के लिए, या इमरजेंसी सिचुएशन होगी तब सर पार्लियामेंट को नहीं बुलाना पड़े और वहां पे डायरेक्ट डेलीगेटेड पावर के थ्रू काम हो जाए, वहां उन कुछ सेक्शंस के अंदर हमने क्या किया भाई? अमेंडमेंट, हमने सेक्शन इस तरह से बनाया कि गवर्नमेंट को पावर दे डाला। हाँ या ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है सर? आवाज नहीं आ रही सर? हाँ है ना सर? पता है सर, अब समझना ध्यान से, ये सब बातें मैंने, ये सब पंचायती मैंने क्यों करी? पंचायती करी ना सर? हूं कौन बोल रहा है सर? ये सब बातें मैंने क्यों करी? समझना बात को ध्यान से, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में ही आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, आपके लिए रिलेवेंट क्या है सर। As far as your exams are concerned, if your exams are in May 2024, सरकार एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीआई, जो आपका एग्जाम मंथ होता है उससे 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो गए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसलिए सर अगर May 24 में अगर आपके एग्जाम्स है, देन ऑल अमेंडमेंट्स व्हिच आर मेड इफेक्टिव टिल 31st October 2023 विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। जिनकी भी एग्जाम्स नवंबर 2024 में है, दिस बैच इज रिलेवेंट फॉर योर गाइज ऑल्सो। उसके लिए अमेंडमेंट्स 30th April 2024 तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट एंड सो ऑन। अगर आपके May 25 में एग्जाम्स होंगे, देन ऐसे केस में 31st October 2024 तक के अमेंडमेंट्स विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। एज फार एज दिस बैच इज कंसर्न, सरकार हम वो सारे अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हो गए, जो इफेक्टिव हो गए टिल 31st October 2023 विल बी कवर्ड इन दिस बैच। दिस बैच इज अमेंडेड एज पर न्यू स्कीम ऑफ द आईसीआई। सारे वो टॉपिक, सारे वो कॉन्सेप्ट, सारे वो क्वेश्चंस जो न्यू स्कीम के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है विल बी रिलेवेंट एंड यस विल बी कवर्ड, एंड अमेंडमेंट्स टिल 31st October 2023 विल ऑल बी कवर्ड फॉर इन दिस बैच। ओके, सो सरकार अगर आपके एग्जाम्स May 2024 में है तो आपको सारे अमेंडमेंट्स इस बैच में कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये इस बैच के अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न। प्लस अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 24 में है, May 25 में या उसके बाद है, और अगर आप ये वाला बैच ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मालिक जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स आर मियर इंप्रूवमेंट इन द लॉ, अमेंडमेंट्स आर मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो मेरे सरकार अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 24 में है, May 25 में है, उसके बाद है, तो उस केस में ये जो अमेंडमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स नवंबर 24 में है, तो इन दो डेट के बीच में जो अमेंडमेंट हुए होंगे, जो आएंगे, वो सारे अमेंडमेंट मैं अमेंडमेंट नोट्स के साथ में अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं, और सर वहां से आप एक्सेस कर सकते हो आराम से। पर अमेंडमेंट की वजह से कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, माहौल के साथ आप आराम से पढ़ सकते हो, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। और हाँ, वैसे भी हम ये पूरा बैच फुल कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, इसलिए अमेंडमेंट्स अगर आते हैं तो आपको कोई लोड नहीं आता है, अमेंडमेंट्स अपने आप समझ में आएंगे। अच्छा ओके सर, इस तरह से अमेंडमेंट वो, उससे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। इसलिए अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 24 में है, May 25 में है या उसके बाद है, तो भी आप ये बैच ले सकते हो। बस आपको अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे अलग से और देखने पड़ेंगे, कोई लोड नहीं है उसका भी। ओके माहौल, तो सरकार आई होप आपको समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितना आपको पढ़ना है, एंड व्हाट इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्लियर? तो May 24 जिनके एग्जाम्स है, 31st October 2023 तक के अमेंडमेंट्स वी आर गोइंग टू कवर, एंड यस 31 अक्टूबर 2023 तक के सारे अमेंडमेंट इस बैच में आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ और अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? समझे? नवंबर 24 या उसके बाद जिनके एग्जाम्स है उनको सर 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स जो नवंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है वो यूट्यूब पे अलग से देखने रहेंगे। ओके मालिक, माहौल जबरदस्त शानदार। तो सरकार
ये समझ में आया कहां तक पढ़ना है? पक्का? तो सरकार बताओ गवर्नमेंट कौन? अरे आवाज नहीं आ रही ओए। गवर्नमेंट कौन? हम। यस परफेक्ट। गवर्नमेंट कौन? हम। अच्छा, गवर्नमेंट कौन? हम। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? गवर्नमेंट कौन? हम। टैक्स कौन पे कर रहा? हम पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे? हमको ही पे कर रहे। भाई क्या बात कर रहे हो सर? यस, टैक्सेस क्या? इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, इट्स अ काइंड ऑफ कंट्री। सर आज रोड बनानी, सर पुलिस वाला अपॉइंट करने हैं, पुलिस वालों को अपॉइंट करना है, सर आर्मी अपॉइंट करनी है, रेलवे स्टेशन बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, सर पूरा डेवलपमेंट करना है देश के अंदर। कौन करेगा? हम करेंगे सर। कैसे करेंगे? हाईवे पहुंच जाएंगे सर, रोड बना देंगे सर। आज आप बोलो, आप सर सीए फाइल से ज्यादा इजी तो सर रोड बनाना है सर, हम रोड बना देंगे सर। हम कैसे बनाएंगे सर? पैसा चाहिए ना सर, कहां से आएगा भाई? हम सब कॉन्ट्री करेंगे। कितना कॉन्ट्री करेंगे वो ये डिसाइड करेगा सर। हाँ ना सर? कितना किसको कॉन्ट्री कर रहा है? जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लो, गरीब लोगों से टैक्स मत लो। है ना सर? जिसकी इनकम कम उस पर टैक्स कम, जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स ज्यादा। 400 करोड़ रुपए याद है बेटा? सर पास वालों को मिले ना सर? सर सुनना, उनसे टैक्स लो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, गवर्नमेंट खुद बोलती है। सर सुनना बात को ध्यान से। अब सरकार पॉइंट ये है कि सर टैक्सेस आर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? हम लोग। सो अल्टीमेटली देश के अंदर जो पूरा इंफ्रा डेवलप हुआ है, आज पुलिस की सैलरी हो गई सर, आज आर्मी पर्सनल हो गए, अरे हाँ है ना सर, आज रेलवे हो गया, रोड हो गई सर, एयरपोर्ट हो गई, ये सब कौन चलाएगा? पूरा इंफ्रा कौन चलाएगा? पूरा सिस्टम कौन चलाएगा? आप सोचिए सर, अगर सिग्नल पे 2-3 ट्रैफिक पुलिस वाले पर्सन नहीं हो, अपनों लगता है अरे यार खड़े, पर वो नहीं हो ना, देख लो ट्रैफिक का हाल क्या हो सर। हाँ है ना सर? तो उनका सैलरी कहां से निकलेगा सर? हाँ है ना? हम लोगों से। हम लोग क्या करेंगे सर? कॉन्ट्री करेंगे। क्या? टैक्सेस के नाम से सर। हाँ है ना? सम टैक्सेस आर डायरेक्ट, सम आर इनडायरेक्ट। दीज आर मैकेनिज्म टू कलेक्ट द टैक्स। टैक्स इज फ्रॉम दी सर पब्लिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? पक्का? 100%। सर आउट ऑफ इंडिया वाले लोग इंडिया में आकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दे आर यूजिंग द इंफ्रा ऑफ इंडिया, सो उनसे भी रेवेन्यू का पार्ट लेना पड़ेगा। हाँ है ना सर? इसलिए उनसे भी टैक्स लगता है। अगर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो उसमें क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है बेटा। हाँ है ना भाई? सर ऐसा नहीं कि कस्टम कोई अभी नया कोई लगाया सर, ऐसा नहीं है सर। राजा महाराजा के टाइम पे राजा अपनी प्रजा से लगान लेती थी सर। लगान याद है बेटा? वो आमिर खान याद आया बेटा आपको? वहां मत पूछो, यही रो बेटा आप। सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये कि सरकार लगान, अगर सर लैंड रेवेन्यू लगान, राजा अपनी प्रजा से लैंड रेवेन्यू लगान लेता था सर, पर अगर दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से अगर कोई पर्सन अपने स्टेट में आके कुछ गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है और उससे अगर कोई रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो राजा उससे भी लगान लेता था बेटा। हाँ है ना? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कस्टम्स इन द करंट सिनेरियो, नथिंग एल्स। हाँ, मैकेनिज्म क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कितना कस्टम होगा, वो हम पढ़ेंगे सर बाद में। पर सर थीम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सर आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? तो सर गवर्नमेंट कौन? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट कौन? अब आप कहेंगे सर पता नहीं, सुबह सुबह 7 बजे बुला के सर ये भाषण दे रहे गवर्नमेंट कौन, हाँ और ऐसा वैसा, है ना बेटा? नहीं। चलिए सर बात करते हैं एक शानदार वाली, मस्त वाली, की आखिर मैंने जो पढ़ाया वो क्यों पढ़ाया, आपका माइंडसेट क्या चेंज हुआ है सर। 2 मिनट समझना बात को ध्यान से। अगर बताएं, अगर असेसी टैक्स पे करने में लेट हो गया, अगर मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं सर, if the assessee delays in making payment of tax to the government, तो सर assessee will have to pay the interest। अच्छा आप मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्याज। हाँ जी बिल्कुल सही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने बैंक से लोन लिया सर, आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। आपने किसी को लोन दिया, आपको वो क्या देगा? इंटरेस्ट। हाँ है ना? आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया,
आपको देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट, क्योंकि जो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स है उसके बाद अगर पे करते हो, इट मींस यू आर यूजिंग द मनी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द सर टैक्स अमाउंट जो गवर्नमेंट को आपको पे करना था, आपने पे नहीं किया। यस या नो? सर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। एंड इन केस ऑफ जीएसटी, अगर आप जीएसटी पे करने में लेट होते हो तो यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एसएससी? सर 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज। क्लियर? 2 दिन लेट तो 2 दिन का इंटरेस्ट। क्लियर मालिक? पता है, यही अगर मान लो कभी रिफंड का केस बनता है, अगर किसी सिनेरियो में आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, कोई केस फाइल हो गया और आपको रिफंड बनता है सर, तो पता है गवर्नमेंट को बोला कि जिस दिन असेसन, मैं जनरल बता रहा हूं पॉइंट बेटा आपको, जनरल भी है ना, एक आइडिया देने के लिए, अभी कोई एक्ट नहीं पढ़ा रहा, कोई सेक्शन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट के लिए। सर गवर्नमेंट को बोल दिया क्या कि अगर डिपार्टमेंट को आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया जीएसटी के अंदर, और अगर गवर्नमेंट 60 डेज में रिफंड दे दे तो ठीक है सर, 60 डेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं, और 60 डेज के बाद अगर उन्होंने पे किया है आपको, क्लियर, तो गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और हमारी बात आई तो 18, वो भी नेक्स्ट डे से ही। खुद की बात आई तो 60 डेज बाद, दैट टू एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। साले चोर, अरे हाँ है ना? यस या नो? तो क्या करना चाहिए? या तो सर हमारे लिए भी 6 कर दो, या फिर इनके लिए भी 18 कर दो। अरे हाँ है ना भाई? चलो, अगर हमारे लिए 6% कर दे तो सोच के देखना क्या होगा। अगर हमारे लिए 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो एसएससी जानबूझ के लेट टैक्स पे करेगा। मान लो 10 लाख रुपए पर मंथ की अगर उसकी टैक्स की लायबिलिटी आती है सर जीएसटी की, उसको 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए सर उसको लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन, तो 3 महीने तक टैक्स पे नहीं करेगा सर वो। 30 लाख रुपए अरेंज हो गए सर उसके पास, वर्किंग कैपिटल लोन, वो भी कितना रेट से सर? 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, नो प्रोसेसिंग फीस। अच्छा, किसी से पूछना भी नहीं, कहीं अप्लाई भी नहीं करना है, 6% इंटरेस्ट में उसको लोन मिल रहा है सर। और पता है खास बात, जब इच्छा हो तब पे भी कर दे, उस दिन से इंटरेस्ट बंद। और अगर मान लो कभी 30 की जगह 40 चाहिए ना, तो 1 महीने और लेट पे कर दे। आप मुझे बताओ, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लोन लेने जाएगा, क्या उसको 6% पर एनम से मिल जाएगा सर? सर आप अगर बिजनेस लोन लेने जाओगे तो सर 15-18% नॉर्मल ऑन एन एवरेज ना लगता है सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो अगर हमारे लिए 6% कर दिया तो सर हमारे में से सर गवर्नमेंट कौन सर, आप बताओ? तो हम में से कुछ लोग होशियार जो होंगे वो तो इसका मिसयूज कर लेंगे सर। तो हम लोग नहीं नहीं हमारे लिए तो 18 ही रखो। सही है कि गलत है सर, आप मुझे बताओ। आवाज नहीं आ रही सर? सही है कि गलत है सर? 18 सही है सर? ठीक है सर, हमारे लिए 18 सही, 6 नहीं। पर ठीक है सर, पर इनके भी तो 18 करना पड़ेगा, इनके 18 कर दो सर। सोचो अगर गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% कर दे तो क्या हो? रिफंड अगर गवर्नमेंट ने लेट दिया है, 18% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो सर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा भाई। एफडी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मिलता है, 7% मिलता है मैक्सिमम। हाँ है ना भाई? सर लोग तो अभी पता है क्या होता है, हम जब जीएसटी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट को रिफंड के लिए अप्लाई करते तो हाथ जोड़ते, सर प्लीज हमारा रिफंड सर जल्दी कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत उनको फीस भी देते। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी आप? हाँ है ना सर? सर इधर 18 कर देते तो नहीं, अभी रिफंड नहीं चाहिए, थोड़ी दिन रखो अपने पास। ऑफिसर था, सर आपका रिफंड रेडी, अभी नहीं चाहिए भाई, जब चाहिए तब बोल लेंगे। आप मुझे बताओ क्या 18 पॉसिबल है सर? आवाज नहीं आ रही सर? आप मुझे बताओ यहां क्या होना चाहिए सर? अगर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 to 7% है, कितना होना चाहिए सर? 6। सही हो रहा कि गलत हो रहा है सर? सही हो रहा कि गलत हो रहा है सर? हमारे लिए 18% सही कि गलत है सर? इनके लिए 6% सही कि गलत है सर? यही 2 मिनट पहले आप क्या बोल रहे थे सर? साले गवर्नमेंट चोर। और 2-3 लोगों ने तो पता नहीं 2-3 अलग अलग वर्ड्स भी बोल दिए सर गवर्नमेंट को देते हुए सर, जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता सर। हाँ है ना सर? आप मुझे बताओ, 2 मिनट पहले हम सर ये सोच रहे थे कि बहुत गलत हो रहा है सर, ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ, अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, और यही 2 मिनट बाद अब आप क्या कह रहे हो सर? दिस इज द डिफरेंस इन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट।
सर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? आपको क्या करना है सर? समझ में मेरी बात? अगर आपने सेक्शंस को याद कर लिए, प्रोविजंस को याद कर लिए, बुक्स में जो लिखा है वो रट लिया, तो जिंदगी भर गाली दे दे के पढ़ोगे सर, और उसको रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे। मैं कह रहा हूं गारंटी है, अब आप चाहो ना भूलना तो ये भूल के दिखा देना सर कि हमारे लिए 18 उनके लिए 6 है, भूल के दिखा देना सर, साली दिल में बस गई है, अब नहीं भूल पाओगे आप। हाँ है ना सर? अरे यस है नो? और आपको बताया जो दिल में बचा था उसको भुलाना नामुमकिन है ना बेटा? रो मत ओए, इमोशनल हो गए सर लोग तो। सर कोई बात नहीं सर, अभी उसको साइड में सर, अभी दिल में कुछ और बसाना पड़ेगा आपने, वो जीएसटी सर। क्लियर? डोंट वरी, जो आपके दिल में गैप बचा हुआ है सर, उस गैप को हम फिल कर देंगे थ्रू जीएसटी सर। अरे हाँ है ना भाई? समझ में आया कि नहीं आया सर? गवर्नमेंट कौन? आप समझना ध्यान से। सर मैंने आपसे कहा है कि हो सकता है 2-3 ऑफिसर्स, हो सकता है कुछ नेता लोग चोर हो, पर गवर्नमेंट चोर नहीं है। एवरी प्रोविजन, हर लाइन, हर वर्ड, हर सेंटेंस अगर लिखा है लॉ के अंदर तो वो लॉजिकल है या नहीं सर? ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है सर, सो दैट आपका माइंड ओपन हो कि गवर्नमेंट कौन। मतलब मैंने कह दिया इसलिए आप मानो मत, ये रियलिटी है सर, ये एविडेंट है ऐसे कि लॉ किसने बनाया है? हमने बनाया सर। क्लियर? इनकम टैक्स एक्ट, हाँ सर हमने बनाया है। ना सर ना हो पाएगा सर, एक्चुअली सर हर एक चीज लॉजिकल है सर, बस उस लॉजिक को समझ आना चाहिए। सो एंटायर जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स हम सर पढ़ने वाले विद लॉजिक्स। आपको समझ में आया कि नहीं आया कि सर किस तरह से बनते हैं लो? हाँ है ना भाई? तो शुरू करेगा इनडायरेक्ट टैक्स, पक्का? ओके तो सर गवर्नमेंट कौन? ओके यहां तक पिक्चर समझ में आई आपको मेरी? है क्लियर? ओके ध्यान मेरी तरफ सर। सर यहां तक पिक्चर समझ में आपको मेरा पूरा? आवाज नहीं आ रही सर? ओके सर, as far as CA final is concerned, as far as your syllabus is concerned, सर indirect tax 100 मार्क का ये पेपर होता है। GST and custom plus foreign trade policy, GST is of 80 marks out of 100 marks and customs plus foreign trade policy is 20 marks. Okay, clear? माहौल सर ध्यान देना बच्चों, शुरू किससे करें, कस्टम से या जीएसटी से? सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर? जिस धमाकेदार तरीके से ये एक्ट आया उस तरीके से आवाज नहीं आ रही सर। शुरू कहां से करें सर, जीएसटी या कस्टम्स? पक्का? चलिए सर, पूरे देश की एक डिमांड क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सिंपल टैक्स इसको कहा गया था शुरुआत में, अभी समझ में आएगा कि गुड या सिंपल है कि नहीं सर, बात करते हैं धीरे धीरे सर। ओके सर, ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो ये हुआ है सर, इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई है तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन द कंट्री। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई है तो वो क्या है? आखिर क्या तकलीफ क्या थी सर? आखिर पुराने लॉज के अंदर तकलीफ क्या थी सर, क्यों जीएसटी आया? क्लियर? पहले वो बात करते थे हम। सर मैंने क्या बोला, आपको कुछ भी नहीं आता है, बात खत्म। शुरू से शुरू कर रहे हैं हम सर, हर एक चीज। और हाँ एक बात ध्यान रखना सर, मैं यहां पे जो भी बात कर रहा हूं एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए अभी मत सोचना सर पुराने एक्ट अगर बता रहा हूं मैं आपको कुछ तो वो काम के नहीं, वो सब के हाँ कहां कैसे काम आएंगे आपको भी नहीं पता सर, वो मैं कर लूंगा, मेरा काम है सर। क्लियर? आप मस्त होके सुनो, इन्वॉल्व होके बात करो, एंड सर हर एक चीज, हर एक पॉइंट लॉजिकल होती है, ये थॉट्स के साथ हम बात करेंगे सर। हाँ ना सर? अरे शुरू करें हम बात को। ओके सर ध्यान देना, सरकार वीडियो क्लास में जो भी है सर आपको भी प्रॉपर इंटरेक्ट करना है मेरे से, हर एक बात का आंसर देना है मेरे को, आपको अगर आपको मैंने बोला है तो। ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि क्या तकलीफ थी पुराने लॉज के अंदर, बिफोर जीएसटी क्या था सर? पता है, बिफोर जीएसटी ऑन गुड्स, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो लगता था एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, विच वॉज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगता था क्या, सर्विस टैक्स, इट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स सेल करने पर, भले मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा या कोई डीलर सेल कर रहा, सेल करने में क्या लगता था, सेल्स टैक्स, जिसको कहते क्या, वेट। क्लियर? चलिए सर, उसमें क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम थी, आखिर क्या दुख थे, क्या दर्द थे जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा? बात कर लेगा सर उसके बारे में भी हम। चलिए सर बात करते रिगार्डिंग सर पुराने लॉज में क्या तकलीफ था, देखना ध्यान से। सर अभी तकलीफ था कि नहीं था बाद में बात करेंगे, पुराने लोग क्या थे वो देख लेते सर।
क्या सिस्टम था वो देखते हैं हम सर। मान लो देखो सर, मतलब ऐसा कंफ्यूज करूंगा सर टॉपिक के बीच में डाल के, सर अगर ढंग से आवाज नहीं तो क्लियर। मान लो सेल्फिश लोग हैं सब सर। आप एक मैन्युफैक्चरर हो सर। कौन हो सर आप? आपने इनपुट परचेज किया 100 में, आपने इनपुट परचेज किया 100 में सर। इनपुट जो परचेज किया आपने मैन्युफैक्चरर से ही परचेज किया सर, फैक्ट्री सर आपकी। आपने इनपुट परचेज किया सर, जब मैन्युफैक्चरर से परचेज किया बिफोर जीएसटी, प्री जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता था सर? एक्साइज ड्यूटी। सर उसने अपने बिल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया। सपोज वो था 10% होता है, कितना? 10, टोटल 110। अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज भी लगता था, अब मैन्युफैक्चरर ने बेचा है तो वेट भी लगेगा सर। हूं करना पड़ेगा सर। क्या लगेगा सर? वेट। पर वेट की बात मैं अभी नहीं कर रहा आपसे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे सर। ओके सर, अभी केवल एक्साइज लग रहा है, मान लो वेट एग्जेम्प्ट है सर, मान लो। क्लियर सर? मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर कर रहा है इसलिए एक्साइज लगा, वो मैन्युफैक्चर करने के बाद बेच रहा है इसलिए सेल्स टैक्स लगेगा। वेट बेटा, हाँ है ना? अभी मान लो वेट एग्जेम्प्ट है सर, वेट नहीं लग रहा, अभी केवल एक्साइज लग रहा है, हाँ है ना भाई? ओके सर, आप मैन्युफैक्चरर, आपने मुझे गुड्स बेचा। क्लियर सर? ये मेरे लिए इनपुट है। अब इस इनपुट को यूज करके मैं क्या कर रहा हूं सर? आउटपुट गुड्स बना रहा हूं सर। क्या बना रहा हूं मालिक? आउटपुट गुड्स। अच्छा, अभी पुराने लो में तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है, हम आराम से पुराने लो पहले समझ रहे हैं सर। 10-15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा सर, ध्यान देना सर। अब सिंस मैं आपसे जो इनपुट परचेज कर रहा हूं उस इनपुट को यूज करके मान लो मैं ये आउटपुट गुड्स बना रहा हूं। दिस आउटपुट गुड्स इज, मान लो, मार्कर। आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर, ब्रांड नेम मंगल्स सर। अरे है ना रे सर, कोई डाउट आपको? नहीं तो डाउट मैं क्रिएट कर दूंगा सर, ध्यान देना सर। सर ये मार्कर्स मैं बना रहा हूं सर, ये मार्कर बनाने के लिए कैमरा का थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात, पैर लग गया था। ये मार्कर बनाने के लिए सर मैंने आपसे क्या परचेज किया? प्लास्टिक। रॉ मटेरियल मेरा मान लो प्लास्टिक। ये प्लास्टिक मैंने परचेज किया ₹100 प्लस 10p जीएसटी एक्साइज। क्लियर? टोटल 110। अब जब मार्कर बना के मैं आपको सेल करूंगा अगेन सर, इस पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगता है सर। क्या लगता है सर? एक्साइज ड्यूटी। सर सिंस मेरे सेल पे एक्साइज लग रहा है, परचेज पे मैंने एक्साइज पे किया सर, वापस से सेल प्राइस पे पूरे पे टैक्स लगेगा, इसलिए मैंने जो 10 रुपए पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाता था? सेनवेट क्रेडिट। क्या बोलता है सर? जिसको भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हो ना सर, आईटीसी, वही वही सर। तो मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, सेनवेट क्रेडिट टेकन, 10 का क्रेडिट ले लिया, तो सर मेरी कॉस्ट कितनी बच गई? आउट ऑफ 110, 10 का मेरे को क्रेडिट मिल गया, तो मेरी कॉस्ट कितनी बच गई सर? 100। क्लियर? अब सर मैंने मैन्युफैक्चर किया होगा, मेरा दूसरा एक्सपेंस लगा होगा सर इस पे, हाँ है ना? मेरा अपना मार्जिन भी तो होगा सर, समाज सेवा तो कर नहीं रहे सर देश के अंदर। क्लियर? उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। मेरे सारे एक्सपेंसेस प्लस मेरे सारे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ सर, कितना? मान लो 40। कितना हो गया मालिक? 140। ये 140 में क्या बन गया सर? मेरा आउटपुट गुड्स। और 140 is the value of my output goods. This is the value sale price of my output goods including profit margin also बेटा। ये मेरी सेल प्राइस है सर। क्लियर? अब क्या लगेगा मालिक इस पे? एक्साइज ड्यूटी। हूं करना पड़ेगा सर। अरे क्या लगेगा सर? एक्साइज ड्यूटी सर। सपोज 10% इज अगेन द एक्साइज रेट सर, हो गया कितना? 14। टोटल होता है कितना? 154 इनडायरेक्ट टैक्स है सर। कस्टमर को मैंने बिल बनाया 154 का, उससे 154 मैंने ले लिया, इसमें से 14 क्या है? अरे 14 क्या है मालिक? एक्साइज। इनडायरेक्ट टैक्स है, किसको पे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को सर, है ना? अब जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा 14, तब सर मैं 10 रुपए ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को, जिसका मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल किया था। याद है? सेनवेट क्रेडिट अवेल किया था, लिया हुआ है अभी मेरे पास, अब मैं उसको यूज कर लूंगा सर। मैंने 10 का सेनवेट क्रेडिट क्या कर लिया? यूज कर लिया। बैलेंस 4 क्या कर दिया सर?
पे कर दिया भाई, हाँ है ना सर? क्लियर सर? मैंने 10 का क्रेडिट यूज किया, बैलेंस फॉर पे किया। क्लियर? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिल गया सर? 14 कैसे मिला सर? 10 तो यहां मिला होगा सर उसको, यहां पर, हाँ है ना? एंड सर 4 अभी मिल गया सर इनको। क्लियर? अल्टीमेटली 14 गवर्नमेंट को मिल गया, 14 कस्टमर की पॉकेट से गया। क्लियर? और गवर्नमेंट को पूरा 14 रुपी टैक्स मिल गया, हाँ या ना? अरे क्लियर? पक्का? डन। चलो सर, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा आपसे ये है, सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? क्योंकि परचेस पे टैक्स पे किया है सर, हाँ है ना भाई? ओके चलो, केस नंबर 2 ले लेते हैं। अगेन आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन। अरे मैं क्या बना रहा हूं साहब? पेन सर, और पेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मान लो सर। पेन बनाने पे एक्साइज नहीं लगेगा, ओके। इसलिए अगेन मैंने इनपुट परचेज किया, कितने का? 100 का। उस पे एक्साइज ड्यूटी पे किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितना बेटा? 10। टोटल कितना हो गया मालिक? 110। ये मेरा परचेज इनवॉइस है सर। ये क्या है सर? परचेज इनवॉइस कितने का? 110 का। सर ये मैंने प्लास्टिक परचेज किया, इनपुट परचेज किया, इससे मैं क्या बनाने वाला हूं? ऐसा गुड्स बनाने वाला हूं विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। अब सर सिंस मेरा आउटपुट गुड्स एग्जेम्प्ट है, क्या मेरे सेल पर टैक्स लगेगा वापस से? नहीं। तो परचेज में जो टैक्स पे किया उसका सर्टिफिकेट देने से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मेरी कॉस्ट कितनी? 110 आ जाएगी सर। मैंने वैल्यू एडिशन किया, कितना मालिक? 40। टोटल 150। ये क्या बन गया? आउटपुट गुड्स। इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एग्जेम्प्ट। टोटल 150 का मेरा सेल बिल बन गया सर। इनवॉइस बन गया 150 का। यू टेल मी सर, गवर्नमेंट ने अगर क्रेडिट नहीं दी तो क्या कुछ गलत किया है क्या? क्या बड़ी नाइंसाफी करी क्या आपके साथ सर? यू टेल मी, अगर 10 का क्रेडिट नहीं दिया है पर तो क्या कुछ गलत हो रहा है क्या सर? कोई मल्टीपल टैक्स हो रहा है क्या? कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है क्या सर? कोई डबल टैक्स हो रहा है क्या सर? नहीं। तो सर आपने तो बोला था कि परचेज पे टैक्स पे करते हैं इसलिए क्रेडिट मिलता है। परचेज पे टैक्स तो यहां भी पे किया था, तो क्रेडिट क्यों नहीं दिया सर? बोलो आप। क्योंकि आपकी सेल पे टैक्स नहीं लग रहा, हाँ है ना? सर आपने भी तो शर्ट परचेज किया है, आपके पास भी पेन होगा, पेन आपने परचेज किया, हाँ है ना? कई सारे गुड्स आपने परचेज किए, मोबाइल फोन परचेज किए होंगे आपने सर, उस पर जीएसटी पे किया होगा सर। उसका क्रेडिट कभी आपने लिया है क्या? आपने कभी क्रेडिट लिया है क्या? नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे ना सर, परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है। परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता, है ना? क्रेडिट क्यों मिलता है? क्योंकि मेरे सेल पे टैक्स लग रहा है ना? या मैं अपनी लैंग्वेज में अगर मेरा डायलॉग बोल दूं तो मेरे पूरे 140 पर टैक्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, जिसपे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला, है ना? अब सर थोड़ा मैं 2 मिनट 5 मिनट में और लगेंगे। सर आपने कई बार नाम सुना होगा मल्टीपल टैक्सेशन, कई बार नाम सुना होगा कैस्केडिंग इफेक्ट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अगले 2 मिनट में बता देता हूं मैं आपको, देखना ध्यान से। सर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, गारंटी सर। सर मैं कह रहा हूं अगर 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता सर? 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता वो देख लेते सर हम। देखो सर, कभी भी लाइफ में आप कोई भी टॉपिक पढ़ो या कोई भी चीज समझ नहीं हो आपको, और ये समझना हो कि ये क्यों होता है, तो ये सोचना कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। समझे? तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आधी से ज्यादा चीजें तो वही आपको समझ में आ जाएगी सर। देखते ध्यान से। मान लो
अगेन आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर विच इज टैक्सेबल, हाँ है ना भाई, क्लियर। मैंने क्या किया, इनपुट परचेज किया कितने में, 100, 10 रुपी एक्साइज ड्यूटी, टोटल कितना हो गया 110। ओके सर, मान लो क्रेडिट का कोई सिस्टम होता ही नहीं मिलता सर क्रेडिट, तो ऐसे केस में अब अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है भाई, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाती सर, 110। मैंने अपना मार्जिन, मेरे अपने एक्सपेंसेस सारे ऐड किए कितने, 40, टोटल कितना हो गया भाई 150। ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया। अगेन इस पे क्या लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सपोज रेट ऑफ टैक्स इज 10%, होता कितना है 15, कितना हो गया मालिक 165। इनडायरेक्ट टैक्स है सर, कस्टमर से मैंने 165 का इनवॉइस लिखा, उससे मैंने 15 रुपी टैक्स लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। भारत माता की जय। कोई क्रेडिट था नहीं, कोई क्रेडिट यूज किया नहीं। सर आप मुझे बताओ अल्टीमेटली कस्टमर को गुड्स कितने मिला सर, अल्टीमेटली गुड्स का कॉस्ट उसको कितना आया सर 165, है ना सर। आप देखना ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर समझोगे चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि सर इस 165 में अल्टीमेटली देखा जाए तो केवल 140 ही वैल्यू ऑफ गुड्स है सर, और टोटल 25 रुपी टैक्स लगा हुआ साहब। भाई अल्टीमेटली अगर कस्टमर ने मेरे से ये मार्कर परचेज किया है तो उसको 25 रुपी टैक्स पे करना पड़ गया गवर्नमेंट को। कैसे, 10 रुपी तो यहां पे किया था सर, और वो भी तो अल्टीमेटली सेल प्राइस का पार्ट बनाया ना यार, अल्टीमेटली गया तो कस्टमर की पॉकेट से सर, और 15 उसने यहां पे कर दिया भाई, हाँ है ना। टोटल हो गया 25, इतना टैक्स लग गया है सर। आप ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ गुड्स तो ये 100 रुपी था सर, और 40 था बेटा ये आपका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब मिला के, कॉस्ट मिला के, अदर देन टैक्स, वैल्यू ऑफ गुड्स तो 140 था बेटा। क्रेडिट नहीं मिला तो अल्टीमेटली टैक्स कितना लग गया सर, आवाज आ रही ओए सर, टैक्स कितना लग गया 25। रेट ऑफ टैक्स ऑन मार्कर कितना था सर, आवाज ढंग से नहीं आ रही सर, रेट ऑफ टैक्स ऑन मार्कर कितना था सर 10%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्कर विदाउट टैक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स विदाउट टैक्स, और गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स कितना फिक्स किया बेटा 10%। 10% ऑफ 140 कितना होता मालिक 14, हो कितना रहा है साले चोर, सही हो रहा है क्या सर, गलत हो रहा है सर। अभी गलत क्या हो रहा है वहां, इसका पोस्टमार्टम करते हैं सर हम। ये 25 रुपी सर, टोटल टैक्स 25 कैसा है मालिक, 10 प्लस 15, 10 कैसा है सर 10% ऑफ 100, 100 क्या था सर प्लास्टिक, मान लो इनपुट वाज प्लास्टिक फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर और पेन, हाँ है ना भाई, क्लियर। इनपुट था हमारा ये सर, ये लो ओके। 15 कैसा है सर 10% ऑफ 150, 150 इज माई आउटपुट गुड्स, 150 का फर्दर ऑपरेशन सर, ये 150 कैसा है बेटा 100 प्लस 150 कैसे आया सर 100 प्लस 10 प्लस 40, ऐसे आया ना मालिक। अब आप मुझे बताओ सर 150 पे अगर 10% 15 रुपी टैक्स लगा है, 150 का अगर 10% टैक्स लगा है, इट मींस 100 का भी 10% लग गया सर, इट मींस 10 का भी 10% लग गया सर, इट मींस 40 का भी 10% लगा सर, हाँ है ना भाई। अच्छा 100, अब इसका ऑपरेशन करते सर हम। ये 100 क्या था बेटा इनपुट प्लास्टिक, ये क्या था सर इनपुट प्लास्टिक, सर इस 100 पे तो हम ऑलरेडी टैक्स पे, और वापस से उस 100 पे टैक्स, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है, हाँ है ना सर। मरीन ड्राइव पे हमने कैंडल मार्च कर दिया, यस नो सर, क्लियर। और सर ऐसे केस में
सर ये गलत हो रहा है, हमने बात कर ली, एंड सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, सर सेम अमाउंट पर सेम टैक्स लग रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। क्या कहते हैं सर इसको हम? भाई एक तरह से 100 रुपए में डबल बार टैक्स लग रहा है ना सर। अच्छा ये तो मैंने 2 स्टेप बताई है, मान लो रॉ मटेरियल का भी रॉ मटेरियल होता तो 3 टाइम्स टैक्स, फिर 4 टाइम, अरे हाँ है ना सर। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डबल टैक्सेशन इट्स ऑलवेज बेटर टू से मल्टीपल टैक्सेशन। सर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। सेम टैक्स ऑन सेम अमाउंट मल्टीपल टाइम्स। क्या मालिक? यह लिख देता हूं मैं सर। Same tax on same amount multiple times is called multiple taxation। है ना सर? क्लियर? सर इसको कहते हैं मल्टीपल टैक्सेशन। सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना भाई? ओके सर। तो सर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है साहब, ये सही नहीं हो रहा है, ये हम हटा देंगे। ओके नेक्स्ट स्टेप पे हम, ये क्या है भाई? ओ भाई एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी, हद कर दिया आपने यार। सर आपको वैल्यू ऑफ गुड्स पे एक्साइज लेना है कि एक्साइज पे एक्साइज लेना है सर? वैल्यू ऑफ गुड्स पे लेना है ना सर आपको। क्या एक्साइज पे एक्साइज सही हो रहा है सर? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं सर इसको हम? दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स। सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना सर? नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है सर? वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू का पार्ट है क्या सर? आवाज है नहीं सर? इस पे पहले कभी टैक्स लगाया गया सर? पहली बार टैक्स लग रहा है सर? चलेगा? हाँ हाँ ये चलेगा सर। क्लियर? मतलब देखा जाए तो सर यहां पे 100 पर टैक्स लगाया सर। हूं करो सर, 100 पर टैक्स लगाया सर। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखे तो सर किस पे टैक्स लगना है? केवल 40 पर। किस पे टैक्स लगना है सर? वैल्यू एडिशन पे सर। 40 क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ, एवरी स्टेप पे टैक्स लगाओ, एवरी सेल पे टैक्स लगाओ, बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन लगाओ। इसलिए उसको बोलते हैं क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। सर सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इसलिए इसका नाम क्या है? सेनवेट। अभी सेनवेट आया, सेनवेट क्रेडिट अब आएगा, रुकिए सर। ये समझ में आया कि नहीं आया सर? क्लियर? और सेम फंडा, एब्सोल्युटली सेम फंडा वेट का भी सर। यहां पर एक्साइज का नाम लिख दो क्या? सेल्स टैक्स। क्लियर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ है ना भाई? सर अब यहां पर ये तो आया सेनवेट, अब वहां से फर्दर हमने क्या किया सर? अब देखना ध्यान से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर, अगर मान लो वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स अगर 14,000 है, उस पर एक्साइज ड्यूटी सपोज 10% है, या ऐसे करते थे। रुको रुको, हाँ वैल्यू ऑफ गुड्स अगर 15,000 है, उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितना है? 10%। कितना होता मालिक? अरे कितना होता भाई? मैंने पूरी सेल प्राइस पे नहीं लगाया, मैंने केवल वैल्यू एडिशन पे लगाया टैक्स। क्या आपने कभी ऐसा इनवॉइस देखा है? क्या आपने कभी ऐसा इनवॉइस देखा है जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स 15,000, उस पर 10% टैक्स होता है कितना? 400। क्या आपने कभी ऐसा बिल देखा है ना भाई? कभी नहीं। क्लियर? तो अभी तो कह रहे थे सर बिल्कुल सही अन्ना, तुमने आंदोलन किया, हम खुश हो गए सर, केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाओ सर। अगर केवल वैल्यू एडिशन टैक्स लगाएंगे तो सर आपने कभी आज तक ऐसा बिल देखा क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई? और अगर आप स्मार्ट होंगे तो सर कैलकुलेट कर लेंगे 2 मिनट में तेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। कैसे?
400 अगर तुमने टैक्स लगाया है, 10% का रेट ऑफ टैक्स है, रिवर्स कैलकुलेशन के कितना हो गया 4000, तुमने मार्जिनेट किया है होशियारी, हाँ है ना सर। ऐसा बिल कभी देखा आपने? नहीं, इसलिए फंडा है क्या? नहीं, टैक्स तो पूरी सेल प्राइस पे लगेगा, टैक्स तो पूरी, पर सर परचेज पे टैक्स पे किया हुआ सर आपने, अगर पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा देंगे तो वापस लौट के बुद्धू यही पे आ जाएंगे सर। फिर गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं नहीं, पूरी बात तो सुन, तेरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा, पर चिंता मत कर, जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट ले लेना, उतना टैक्स तू कम पे कर देना, हाँ है ना। तो वहां से फंड आया सैनवेट क्रेडिट का, जो ये रहा आपके सामने, दिस वन, हाँ है ना। अब देखो ध्यान से कैसे फंडा बना सैनवेट क्रेडिट का। आपने 100 रुपये में परचेज किया, 10 रुपये टैक्स पे किया, टोटल 110। सिंस आपके सेल पे टैक्स लगने वाला है 14 रुपये, हूं करो रे सर, अब परचेज पे टैक्स पे किया, सेल पे वापस से टैक्स लग रहा सर, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर क्रेडिट नहीं दिया तो, इसलिए क्रेडिट दिया। परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं दिया, सेल पे टैक्स लग रहा है, मल्टीपल टैक्स होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, और सेल पे जो टैक्स लग रहा है वो पूरी सेल प्राइस पे लग रहा है सर, केवल वैल्यूएशन पे नहीं लग रहा है सर, हाँ है ना मालिक सर। इसलिए सर हमको 10 का क्रेडिट दे दिया, हमने 10 का क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट टेकन, कितने का? तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी होगी सर? 140 आपका वैल्यूएशन था ही सर, 140 इज योर सेल प्राइस, हाँ है ना भाई। 140 पे लग जाएगा 10% एक्साइज ड्यूटी, कितना हो गया 14 सर, 154 आप कस्टमर से लोगे। अब आप देखो 14 जब आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, तब 10 रुपए आपने एक तरह से एडवांस टैक्स पे कर दिया था, हाँ है ना भाई। 10 रुपए एक तरह से आपने एडवांस टैक्स पे किया था सर, जिसका आपने क्रेडिट लिया था वो क्रेडिट आपने यूज कर लिया, वो 10 रुपए टैक्स कम पे कर दिया, अल्टीमेटली रिमेनिंग 4 पे कर दिया। भारत माता की जय, हाँ है ना सर। अरे क्लियर। अब आप मुझे बताओ कस्टमर की पॉकेट से टैक्स कितना गया सर इस केस में? 14। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है सर? 140। उसका 10% रेट ऑफ टैक्स अगर है तो टैक्स कितना बनना चाहिए? गवर्नमेंट को कितना मिला? कस्टमर की जेब से कितना गया? परफेक्ट गया बेटा। दैट्स व्हाट इज द सिस्टम ऑफ सैनवेट क्रेडिट सर। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, यस या नो? सैनवेट क्रेडिट समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? अरे क्लियर, पक्का, डन। अच्छा, जो सैनवेट क्रेडिट का फंडा है वही एब्सोल्युटली सेम फंडा किसका है सर? वेट क्रेडिट का सर। जो हमने एक्साइज का सिस्टम पढ़ा है वही किसका है? वेट का है। वेट इज द रेवेन्यू ऑफ, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम, वेट एंड एक्साइज दोनों का साथ में सर। दिल थाम के देखिएगा सर ध्यान से, मस्त पॉइंट है सर। अच्छा, जो भी मैं यहां लिख रहा हूं, जब लेक्चर एंड करेंगे सर हम एक टाइम लेंगे, 1 मिनट का, 2 मिनट का, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स। क्लियर? जो भी मैंने यहां लिख रहा हूं, जो मुझे लगेगा रिलेवेंट है, सारी हम स्लाइड्स का फोटो खींच लेंगे सर वीडियो क्लास में, वो भी आप स्क्रीन का में आप फोटो खींच लेना सर। क्लियर? सो दैट आपका टाइम अभी लिखने में नहीं जाए सर, आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। हाँ, आपकी अगर लिखने की आदत है सर तो आप लिखिए, वो कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर? अदरवाइज कॉपी करने के लिए अलग से हम वी कैन हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड्स, और लास्ट में घर जाने के बाद आप इन स्लाइड्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा सर। ऐसा नहीं फोटो में रह जाए सर, क्योंकि फोटो नथी चाल से, हाँ है ना भाई सर, हाँ है ना। फोटो तो केवल सीने पे चिपका के रखने का है ना बेटा, और कुछ नहीं होने का सर। हाँ 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 सर, समझे? डन। सैनवेट और वेट देखना ध्यान से। मान लो आई एम ए मैन्युफैक्चरर, गलत पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, देखो सर, मान ही नहीं रहे सर आप लोग। मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज मार्कर्स सर, ब्रांड नेम, हाँ सर अब अच्छा लग रहा है सर थोड़ा सा सर। इसके मैन्युफैक्चरर पे क्या लग रहा है? एक्साइज भी लग रहा है और सेल करने पर वेट भी लगता है बेटा। अब मैंने इनपुट परचेज किया, कितने में मालिक? 100, on which I have paid the excise duty of 10%, amount comes to 10, total 110। क्लियर? अब जब मैंने इनपुट परचेज किया होगा तो सामने वाले पर्सन ने सेल किया होगा सर मेरे को, जब उसने सेल किया तो क्या लगाया होगा सर? सेल्स टैक्स, वेट। सपोज रेट ऑफ वेट इज 4% एंड रेट ऑफ वेट इज चार्ज ऑन एंटायर 110। क्लियर? कितना होता मालिक? अच्छा, सेम टैक्स पर सेम टैक्स लगता है तो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। यहां पर तो एक्साइज पे वेट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर,
क्योंकि पहले मैन्युफैक्चर होगा फिर सेल होगा ना सर, इसलिए सेल करते वक्त दैट एक्साइज विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ है ना सर, इसलिए उस पे पूरे पे लगता था क्या, वेट। ओके, टोटल हो गया कितना, 114.40। ये मेरा परचेज इनवॉइस है सर, कितने का सर? इस इनपुट को यूज करके मैं क्या करूंगा, आउटपुट गुड्स बना के बेचूंगा। क्लियर, आउटपुट गुड्स बनाऊंगा तब एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा। सिंस मेरी सेल पर एक्साइज भी लग रहा है और वेट भी लग रहा, इसलिए मैंने परचेज पे जो एक्साइज पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाएगा, सेनवेट क्रेडिट। मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया कितने का, 10 का। मैंने वेट क्रेडिट अवेल कर लिया कितने का, 4.4 का। तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट कितनी होगी मालिक, 100। अब मेरी कॉस्ट अगर 100 है, मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया कितना, 40, टोटल हो गया कितना, 140। ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया। अब आउटपुट गुड्स बन गया तो इस पे क्या लगेगा, बनाया मैंने एक्साइज ड्यूटी, सपोज रेट इज 10%, होता है कितना, 14, कितना हो गया, 154। सर इसको सेल करूंगा, क्या लगेगा, वेट, रेट ऑफ वेट इज 4%, होता है कितना, 6.16, टोटल 160.16। यस या नो सर? ये मेरा सेल इनवॉइस, सॉरी, ये मेरा सेल इनवॉइस बन गया 160.16। इसमें 14 रुपी क्या है, एक्साइज, 6.16 क्या है, वेट। यहां तक समझा आपको, यहां तक समझा बच्चे, पक्का बेटा अच्छे से, क्लियर? अच्छा, 160.16 इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर से टैक्स ले लिया सर, करो सर। अब ये टैक्स मैं किससे लूंगा, कस्टमर से। गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा। सबसे पहली बात सर, जब मैं टैक्स पे करूंगा 14 रुपी, 14 किसको पे करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को सर? एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी सर, हाँ ना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा सर। 14 जब पे करने गया तब मेरे पास 10 का क्रेडिट अवेलेबल था, याद आया, सेनवेट क्रेडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का मिला था मेरे को सर, याद आया बच्चों? वो 10 का क्रेडिट मैंने क्या करा, ए होशियारी, अवेल तो मैं ऑलरेडी कर चुका था ना सर, अब क्या कर रहा हूं, अवेल कब करते हैं, अवेल करना मतलब इट इज अवेलेबल। सर मैंने आपसे फीस ले ली, अवेल कर ली, अब जब पार्टी करेंगे तब यूज कर लेंगे सर, हाँ है ना भाई? ये सर, सर तो अभी मैंने क्या किया, क्रेडिट अवेल तो परचेज भी कर लिया था सर, अभी मैंने क्या किया है, यूज किया है। कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा, आके जा रहा है, रुक रहा है? हाँ सर, बैलेंस 4 क्या कर दिया मैंने, पे कर दिया गवर्नमेंट को सर। 6.16 क्या है बेटा, आवाज नहीं आ रही मालिक, वेट की रेवेन्यू है, ये वेट किसको पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। क्या मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का कोई वेट क्रेडिट पड़ा है क्या सर? यस इट इज अवेलेबल। कितना अवेलेबल है सर? मैंने 4.4 का वेट क्रेडिट यूज किया, बैलेंस 1.76 पे किया। भारत माता की जय। यस या नो? चलिए क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, ये टफ पूछू, बताओ टफ? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। सर दैट्स व्हाट इज कॉल्ड चैलेंज द लाइफ, है ना बेटा? बहुत बड़ी बात होगी सर, अभी ध्यान दो बेटा। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो मेरे पास वेट क्रेडिट एक्स्ट्रा है, मान लो वेट क्रेडिट एक्स्ट्रा था मेरे पास, क्या वो एक्साइज के लिए काम आ सकता था क्या सर? कैन आई यूज द वेट क्रेडिट फॉर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ एक्साइज? कैन आई यूज द सेनवेट क्रेडिट फॉर वेट? अगर मान लो सेनवेट क्रेडिट एक्स्ट्रा होता और वेट की लायबिलिटी एक्स्ट्रा होती, क्या सेनवेट क्रेडिट को मैं वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर? व्हाई नॉट सर? सेनवेट क्रेडिट, एक्साइज सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब टैक्स मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है तो सर क्रेडिट कैसे स्टेट गवर्नमेंट देगा सर? जब मैंने टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे किया तो हाउ दैट क्रेडिट बी यूज्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बेटा, हाँ है ना भाई? सर अगर मैंने कुछ एडवांस टैक्स आपको पे किया तो रिमेनिंग टैक्स जो होगा वो मैं आपको पे कर दूंगा, पर एडवांस टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को और बाकी का रिमेनिंग टैक्स मैं आपको पे करूंगा, ऐसा चलता है क्या सर? सर जिस स्टेट का, जिस गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उससे हम क्रेडिट ले सकते सर, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए सेनवेट क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सर वेट क्रेडिट एंड वेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेनवेट, हाँ है ना भाई?
यही तो CGST और SGST है सर। अभी रुको थोड़ी देर आप। क्लियर? अभी बन रहे कॉन्सेप्ट। आप मैं चाहता हूं कि सर मैं नहीं पढ़ाऊं आपको, आपके दिल से अपने आप आवाज निकले, हाँ सर ये होना चाहिए। क्लियर? सर आप पहले बहुत बेसिक पे जाके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सर, और मैं कह रहा हूं आप सर फाइनल लेवल पे हो सर। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसको मेरे को कुछ पढ़ाना पड़े, नहीं सर, आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो सर। आपने सर 2-3 साल से आप ट्रेन में धक्का खा खा के सर आर्टिकलशिप कर रहे हो सर रोज, और उसके बाद भी रात को सुनने मिलता है आज कुछ भी नहीं किया तूने सर। सर ध्यान देना, उसके बाद आप यहां पहुंचे हो सर। तो सर यू आर मैच्योर्ड इनफ। अगर आप लोगों को मैं सर ये कह दूं ना सर, मेरा पता है काम क्या है सर, आपके माइंड को यूज करना मेरा काम है सर। मैं आपका ही माइंड यूज करूंगा ध्यान रखना। पर सर आपको थोड़ा सा मेरा काम क्या, डायरेक्शन देने का। आई एम अ कोच, यू आर दी अल्टीमेटली प्लेयर्स। क्लियर? तो सर दिमाग तो आपका ही काम आएगा, मेरा काम नहीं आएगा। पर सर उस दिमाग को कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान देना बच्चों। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था, क्या उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट देगी क्या कभी भी? ये लॉजिकल बात है कि नहीं सर? इसमें मैंने कुछ पढ़ाया क्या आपको सर? आपका दिमाग कह रहा ना सर ये बात, बस बात खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म अपना वहां तक। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सर आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा सर, गारंटी से। ये टॉपिक खत्म हो गया सर मेरा आपके लिए। क्लियर? यहां तक बात समझे क्या? आवाज नहीं आ रही सर? बहुत बढ़िया, जबरदस्त माहौल एकदम। मेरा पॉइंट, माहौल एकदम जबरदस्त, शानदार। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? यस सर, आंसर चाहिए, सबसे चाहिए, पूरा चाहिए, ढंग से चाहिए। 10 का क्रेडिट क्यों मिला? इसके लिए ना पागल सी बात नहीं करने का रे, टैक्स पूरा बोलने का। क्या सर? ये वो मंत्र है जिसकी वजह से मैं पूरा जीएसटी खत्म करने वाला हूं। 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि मैं लास्ट में बोल रहा हूं आपसे, फिर आपको बोलना है, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है सर, दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना? 1 2 3 गो। 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। पक्का? एक बार आंखें बंद, आंखें बंद। और सर अब आपको, अबे वो सोना नहीं होए सर, बहुत सारे तो आ रहे हैं सर, क्या दिल की बात कह दी सर। गारंटी है सोने नहीं दूंगा मैं आपको सर। आंखें बंद, और हाँ अगर बीच में एक भी आंख खुली हुई दिख गई तो वो यहां पे आके बोलेंगे सबके सामने, सर कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। आंखें बंद सर, विजुअलाइज करना है आपको कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे 140। जस्ट फील इट, फील करो इसको, रटना नहीं है, जस्ट फील इट। सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 यार, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति। धीरे धीरे आंख खोलना बेटा, एकदम धीरे धीरे आंख खोलो। अबे ओ सो क्यों गए ओए? यहां तक समझ में आया आपको मेरा पॉइंट? क्लियर? पक्का? 100%? चलिए मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर? 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला? यस सर। क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द वैट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। हाँ या ना? पता है सर, अगर आप ये विजुअलाइज नहीं करते हैं तो शायद चीजें याद करते हैं। सर आपने विजुअलाइज किया, दिल तक बात पहुंच गई सर। अब सर फिगर्स चेंज होते रहेंगे सर, क्रेडिट मिलता रहेगा सर। हाँ है ना भाई?
क्लियर? वेट हो या सैंडविच हो, फंडा एब्सोल्युटली सेम। फंडामेंटल समझ में आया कि नहीं आया सर? आवाज नहीं आ रही सर? चलिए सर, तो 10 का ग्रेड क्यों मिल रहा है समझ में आया? 4.4 का वेट ग्रेड क्यों मिल रहा है समझ में आया आपको? क्लियर? तो ऐसा नहीं कि केवल सैंडविच ग्रेड मिलता था, वेट का ग्रेड भी मिलता था। ओके सर, जब इतने ग्रेड मिलते थे तो आखिर क्या तकलीफ थी पुराने लोगों के इसके अंदर? आखिर क्या लकूना था पुराने लोगों के अंदर जो आप ये कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई हुआ है तो उसका नाम क्या है? जीएसटी। आखिर क्या तकलीफ थी सर? चलिए सर, बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कोई मतलब नहीं सर। आप मस्त होके सुनो सर। आप इतना विश्वास करके यहां तक पहुंच गए, बाकी मैं ले आऊंगा सर आपको। क्लियर? आप मस्त होके सुनो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, कौन सा टॉपिक मुझे कब बोलना है, कौन सी लाइन मुझे कब बोलनी है, ये सब मेरे इधर फिट है। यू डोंट वरी फॉर दैट। क्लियर? कौन सा पॉइंट कैसे कब कहां कनेक्ट करना है वो मेरा काम है सर। क्लियर? आप ध्यान सुनो, मस्त होके सुनो एंड इन्वॉल्व होके बात करो सर। आप भले वीडियो क्लास में बैठे हो, आप लोग यहां हो सर, आप बस ये ध्यान रखो, आप और मैं बस 2 जने बैठे, बात खत्म सर। आप मेरे से बात करो, दैट्स इट सर। आप देखना कैसे एक्ट बनता है, आपको समझ में आएगा सर। बात ये, मेरा पॉइंट ये है कि सर बिफोर जीएसटी, अभी तो जीएसटी आया ही नहीं सर, अभी तो चल रहा है क्या, एक्साइज सर्विस। अभी तो हम छोटे बच्चे सर, 2017 से पहले आपकी जो एज थी वो चल रही सर, अभी तो आपकी सर, अभी थोड़ी देर बाद हम बड़े होंगे सर। अच्छा, आपको ब्रेक चाहिए क्या बेटा बीच में? मतलब जेन्युइनली पूछ रहा हूं, आपको ब्रेक चाहिए बेटा? ठीक है, दे दूंगा। ओके सर, तो मैंने बोला आपको ब्रेक चाहिए, आपने बोला हाँ, ये थोड़ा बोला अभी के भी चाहिए सर। अच्छा, अभी चाहिए क्या आपको ब्रेक? पक्का ना? दे भी नहीं रहा था वैसे भी सर, सुनना बात को ध्यान से। अच्छा, आपको जेन्युइनली पूछ रहा हूं, अभी ब्रेक चाहिए क्या बेटा? पक्का? ठीक है सर, जेन्युइनली कह रहा हूं, नहीं दे रहा था सर। पॉइंट ये है कि यार बिफोर जीएसटी सर्विसेज प्रोवाइड करने पे लगता था क्या? सर्विस टैक्स। सेल ऑफ गुड्स पे लगता था क्या? वेट, सेल्स टैक्स। मैन्युफैक्चर करने पे लगता था क्या? एक्साइज। और मैन्युफैक्चर अगर बेच रहा है गुड्स तो वेट भी लगेगा सर। तो मैन्युफैक्चर पे 2 टैक्स थे, कौन कौन से? एक्साइज और वेट। सर्विस प्रोवाइडर पे केवल सर्विस टैक्स, क्योंकि वेट सेल्स सर्विसेज पे नहीं लगता था सर। हाँ है ना? सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल ऑफ गुड्स, अगर मैं ट्रेडर हूं, मेरा दुकान है, मेरा शोरूम है, आई एम जस्ट ट्रेडिंग द गुड्स, बाइंग द गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स, क्या लगेगा सर? आवाज नहीं आ रही सर? वेट सर। सुनना ध्यान से। ओके सर, क्या लगेगा मालिक? वेट। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो एक्साइज और वेट दोनों लगेगा। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरे पे सर्विस टैक्स लगेगा। इफ आई एम अ ट्रेडर तो केवल वेट लगेगा। यहां तक क्लियर? चलिए सर। अच्छा यार, अगर मेरे सेल पर एक्साइज लग रहा तो क्या मिलेगा? परचेज पे अगर एक्साइज पे किया तो क्या मिलेगा? सैंडविच ग्रेड। अगर मेरी सेल पे वेट लग रहा है, परचेज पे वेट पे किया है तो क्या मिलेगा? वेट का ग्रेड मिलेगा बेटा। सर ये हमने पढ़ लिया कि 10 का ग्रेड क्यों मिला, ये हमने पढ़ लिया 4.4 का वेट ग्रेड क्यों मिला। अच्छा, मान लो मेरे गुड्स पर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ, मान लो मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है पर वेट नहीं लग रहा, तो क्या होगा सर? सैंडविच क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान लो मेरी सेल पे वेट लगता है पर एक्साइज नहीं लगता, तो वेट का क्रेडिट मिलेगा पर सैंडविच क्रेडिट। ये तो कंफर्म है ना बेटा? ऐसा तो नहीं या लिख दिया ये मैन्युफैक्चरर है तो हमेशा एक्साइज और वेट का क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है सर। नहीं। तो क्रेडिट क्यों मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पिक्चर आपको समझ में आ गई है। चलो अब मान लो बहुत अच्छा बेटा, बहुत माहौल एकदम जबरदस्त, धीरे धीरे बन रहा है सर, अभी 2-3 दिन रुको आप सर, मेरे को चुप कराना पड़ेगा आपको सर। सर पॉइंट ये कि इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मेरे सेल ऑफ गुड्स पर, मेरे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स पर एक्साइज भी लगता है और वेट भी लगता है बेटा। तो मैंने परचेज पे अगर एक्साइज पे किया उसका भी सैंडविच क्रेडिट मिलेगा, एंड वेट पे किया तो उसका भी वेट क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। वेट क्रेडिट, सैंडविच नहीं। हाँ है ना भाई? अच्छा पता है, सर्विस टैक्स अगर मैंने पे किया, मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज लिए, आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली, आपसे अकाउंटिंग सर्विसेज ली, आपसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, आपसे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, इनमें मैंने क्या पे किया होगा मालिक? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज इज ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ।
तो सर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने सर्विस टैक्स पे किया या एक्साइज पे किया कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी एलिजिबल टू अवेल द सैंडविच क्रेडिट ऑफ बोथ दिस टैक्सेस। और आपके सेल पर एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सैंडविच क्रेडिट यूज हो जाएगा। मतलब मेरी सेल पर चलो आई एम अ मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस सप्लायर। इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस सप्लायर, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि मैंने परचेज पर सर एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, सर दोनों का मेरे को क्या मिलेगा, सैंडविच क्रेडिट, और दोनों का क्रेडिट मैं यूज कर सकता हूं दोनों के लिए, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? मतलब आपने परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, भूल जाना, दोनों को एक ही अकाउंट में डाल देना, एक ही बॉक्स में डाल देना, उसका नाम क्या होगा, सैंडविच क्रेडिट अकाउंट बेटा। हाँ है ना बेटा? अब सेल पर आपके एक्साइज लगे या सेल पे वेट लगे, सर उस बॉक्स को यूज कर लेना, उस अकाउंट को यूज कर लेना बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए सर, तो आई एम अ मैन्युफैक्चरर और मेरे पर एक्साइज भी लग रहा है और वेट भी लग रहा है बेटा। अब मैंने आपसे कुछ गुड्स परचेज किया, आपसे सर्विसेज ली, आपसे कुछ गुड्स परचेज किया, सर परचेज पे एक्साइज भी पे किया, वेट भी पे किया और सर्विस टैक्स भी पे किया। तो जो एक्साइज पे किया उसका क्या मिल जाएगा सर, सैंडविच क्रेडिट। जो सर्विस टैक्स पे किया उसका क्या मिल जाएगा सर, सैंडविच क्रेडिट। हाँ है ना सर? जो परचेज पे वेट पे किया उसका क्या मिल जाएगा मेरे को, वेट क्रेडिट। तो सर एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो या वेट हो, कोई टेंशन नहीं है, सबका क्रेडिट मिल रहा। हाँ है ना भाई? चलिए सर, मैं मैन्युफैक्चरर, मैंने गुड्स आपको बेच दिया, आपका शोरूम है एसी का, सर मैं एसी का मैन्युफैक्चरर था, एसी बना के आपको बेच दिया। यू आर अ डीलर ऑफ द एसी, यू आर अ ट्रेडर ऑफ द एसी, भले डिस्ट्रीब्यूटर हो, भले होलसेलर हो, भले शोरूम वाले हो, सर रिटेलर, आप एसी बेचते हो। एसी बेचने के लिए आपने एसी परचेज किया मेरे से, हूं करो सर। एसी के परचेज पे मान लो आपने एक्साइज पे किया, एसी के परचेज पे आपने वेट पे किया, और आपने आपके शोरूम के लिए सर मार्केटिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, सीए की सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज सब परचेज करी, उस पे क्या पे किया, सर्विस टैक्स। अब आप जब वो एसी बेचोगे, सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगेगा मालिक, सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगेगा मालिक, वेट। क्या आपके सेल ऑफ गुड्स पर एक्साइज लग रहा है? क्या आपके सेल ऑफ गुड्स पर सर्विस टैक्स लग रहा है? ना सर्विस टैक्स लग रहा, ना एक्साइज लग रहा, सर आपकी सेल पर केवल वेट लग रहा। तो सर क्या आपको सैंडविच क्रेडिट ऑफ एक्साइज या सर्विस टैक्स मिलेगा सर? आवाज नहीं आ रही ओए? कोई सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? वेट का क्रेडिट मिल जाएगा बस आपको बेटा। हाँ है ना बेटा? तो अल्टीमेटली आपने परचेज पे अगर एक्साइज पे किया, अगर आपने परचेज पर सर्विस टैक्स पे किया, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बेटा, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? अब आप सोचिए सर, अगर आप एक शोरूम वाले हो, आपको मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूं बेटा, 10 लाख का मैंने बिल लिखा है मार्केटिंग सर्विसेज का, कंसल्टेंसी का, सर उस पे 15% अगर सर्विस टैक्स था, 15% वाज द रेट ऑफ सर्विस टैक्स, तो 1,50,000 जो मैंने आपसे चार्ज किया, यू टेल मी, 1 रुपए का भी क्रेडिट आपको मिलने वाला है क्या? तो एंटायर 150 विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। हाँ है ना? दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा सर? दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा सर? कि आपकी सेल पे वेट लग रहा है, परचेज पे सर्विस टैक्स पे किया, परचेज पे एक्साइज पे किया, 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा। ये ट्रेडर्स का दुख था बेटा। अच्छा, ट्रेडर्स के लिए केवल ये दुख नहीं था, और भी बहुत सारे दुख थे सर, ये तो वन ऑफ द दुख बताया मैंने जो मेजर दुख था। सर आप एक सर्विस सप्लायर हो मान लो, कौन हो मालिक? अरे सीए का ऑफिस है सर आपका, कंसल्टेंसी का ऑफिस है मालिक, यू आर अ कंसल्टेंट। क्या करते हो? कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या लगता है बेटा? हम ये कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस दे रहे बेटा, क्या लगता है मालिक इस पे? सर्विस टैक्स। अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने सर कैमरा परचेज किया, ये आईपैड परचेज किया, ये सिस्टम परचेज किया, ये लाइट्स परचेज करी, ये एसी परचेज किए, सर ये प्रोजेक्टर परचेज किया, इस क्लासरूम में आपको जो दिख रहा है सब परचेज किया हमने। चोरी तो क्या नहीं होगा बेटा? शक्ल देख के क्या देख रहे हो ओए सर? सर अब हमने क्या पे किया बेटा? सर जब परचेज किया हमने, अगर इस पे एक्साइज पे किया होगा, सर अगर इस पे एक्साइज पे किया होगा तो हमको सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा बेटा, क्योंकि वी आर सर्विस सप्लायर, सर्विसेज पे क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स। पर अगर इसके परचेज में वेट भी पे किया है तो वेट का कोई क्रेडिट। हाँ, हमने आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली, कंसल्टेंसी ली बेटा, उस पे सर्विस टैक्स पे किया, सर्विस टैक्स का क्रेडिट सर्विस टैक्स लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साहब। क्लियर? अब आप सोचिए देखो बेटा, मतलब इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, दुख समझना बेटा, इफ आई एम अ, मेरे को सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा, वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब अगर इस कैमरा का मेरे को सैंडविच क्रेडिट चाहिए,
तो मेरे परचेज बिल पे अगर एक्साइज लिखा होगा तो मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अगर मेरे परचेज बिल पे वेट लिखा होगा क्रेडिट नहीं मिलेगा, दोनों लिखा है तो एक्साइज का मिलेगा वेट का नहीं मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा, मतलब मेरे परचेज बिल पे एक्साइज लिखा होना चाहिए बेटा। परचेज बिल पे एक्साइज कौन लिख सकता है बेटा? जो एक्साइज पे करता है। एक्साइज कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर। तो सर अगर मेरे को इस एक कैमरा का सैंडविच क्रेडिट लेना है तो आई शुड बाय दिस कैमरा डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर। ये सोनी का कैमरा, हाँ चेक मत करो सर, कई सारी चीजें आपने मान ली बेटा, ये तो एक्चुअली है, और ब्रेक होता तो आप और देख के चले जाना बेटा ऐसे। सर ये देखो झुक झुक के देख रहा है बेटा। सर पॉइंट ये वो ऑडिट करते करते सर वेरिफिकेशन की इतनी आदत हो गई सर। सर मान लो अब ये सोनी का कैमरा हमारी कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने में काम आ रहा है, इसके परचेज पे अगर एक्साइज का मेरे को क्रेडिट लेना है तो आई शुड बाय डायरेक्टली दिस कैमरा फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर। सर ये कैमरा का मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री क्या है पता है आपको? बेंगलुरु। नहीं पता आपको बेटा? मैं कह रहा हूं ना मेरे लिए बहुत इजी बताना बेटा। सर सर अब सोचो आप ध्यान से, सर अगर ये कैमरा मैं परचेज करना जा रहा हूं मैन्युफैक्चरर से तो आई शुड गो टू मुंबई, अंधेरी से डायरेक्ट कहा जाऊंगा बेटा बेंगलुरु। किसके लिए? एक कैमरा खरीदने के लिए। कहा जाऊंगा? मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री। सर वहां जाके बोलूंगा क्या? वो बोलेगा एक ट्रक कैमरा तो, मैंने कहा एक ट्रक नहीं एक कैमरा, बाहर निकल। पहली बात तो मैं वहां जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो वो कोई रिटेल में बेचने वाला है नहीं सर, हाँ है ना। तो मैं किससे परचेज करूंगा सर? मेरे आसपास जो शोरूम वाले होंगे, दुकान वाले होंगे, हाँ है ना बेटा, उसके जाके मैं कैमरा परचेज करूंगा बेटा। सर वो बिल पे क्या लगाएगा? ही इज अ ट्रेडर, वो बिल पे क्या लगाएगा? वैट। सर मैं कौन हूं? सर्विस सप्लायर। सर वेट का क्रेडिट जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। प्लीज डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर। सर सुनना बात ध्यान से, एक्साइज का क्रेडिट मिलता है वो बिल पे है नहीं, जो बिल पे है उसका क्रेडिट मिलता नहीं। सर जिंदगी बर्बाद हो गया, हाँ है ना भाई। सर दैट्स व्हाट द लाइफ वाज बिफोर द जीएसटी। सर आप मुझे बताओ, सर्विस सप्लायर्स प्रैक्टिकली सोचे देखना, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये आईपैड, ये जो भी गुड्स आप, जितने भी गुड्स आप देख रहे हो इस क्लासरूम के अंदर, आप देख लीजिए सर, सर ₹1 का भी क्रेडिट मेरे को नहीं मिल रहा था सर। सोच देखो, जबकि कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ है बेटा, ये एक्साइज तो इस पे लगा ही लगाया कहीं ना कहीं सर। सर बट ड्यू टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज आई वाज अनेबल टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेरे को ₹1 का भी सैंडविच क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। प्रैक्टिकली भाव के बाद देखिए आप, सर वेट का मेरे को क्रेडिट मिलता नहीं है, सैंडविच क्रेडिट मिलता है पर वो मेरे बिल पे होता नहीं सर। क्लियर? ये दुख थे कहां पर? प्री जीएसटी रिजिम में सर। अच्छा मैन्युफैक्चरर को कम दुख नहीं थे सर, आप ये मत समझो कि मैन्युफैक्चरर को तो एक्साइज हो, वेट हो, सर्विस टैक्स हो, सबका क्रेडिट मिल रहा है, पर मैन्युफैक्चरर ने अपने शोरूम के लिए एसी परचेज, अब मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री के लिए एसी परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, क्या वो मैन्युफैक्चरर तो क्या डायरेक्ट बेंगलोर चला जाएगा क्या? वो लिख के जाएगा मैं मैन्युफैक्चरर, मेरे को कैमरा दे दो एक एक? तो वो भी कई सारी गुड्स ऐसी परचेज करता था जो उसको डायरेक्ट ट्रेडर से परचेज करना होता था सर, उस पे एक्साइज पे हुआ है, पर ड्यू टू सर उसको बिल नहीं मिल पाता था एक्साइज वाला, उसको भी क्रेडिट नहीं मिल पाता था, मतलब स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी नहीं था। ऑल दो प्रोविजन में लिखा था हम क्रेडिट देंगे, बट केवल वो प्रोविजंस में लिखा था। सर मैं भी सर 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, पर बिफोर जीएसटी मैंने भी ₹1 का क्रेडिट नहीं लिया सर। जब सर्विस टैक्स में पे करता था, लैपटॉप परचेज किया, आज तक लैपटॉप को मैंने क्रेडिट नहीं लिया, आज तक किसी कंप्यूटर का मैंने क्रेडिट नहीं लिया, आज तक किसी कैमरा लाइट किसी का क्रेडिट नहीं लिया। और सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, पढ़ा रहा था सर मैं, हाँ है ना भाई, दिस इज द फैक्ट। आप मुझे बताओ सही हो रहा है क्या सर? ये आवाज नहीं आ रही ओए सर। इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम, देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब को इरेडिकेट करके सारे टैक्सेस को मर्ज कर दे और एक ही नाम कर दे, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर सर मैन्युफैक्चरर बेचेगा तो भी क्या लगेगा? ट्रेडर बेचेगा तो भी क्या लगेगा? सर्विस सप्लायर बेचेगा तो भी क्या लगेगा? परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। सर आप मुझे बताओ इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन स्मूथली फ्लो होगी कि नहीं होगी सर?
सर ये सपना देखा गवर्नमेंट ने, सर ये सपना देखा गवर्नमेंट ने और बोला क्या, हम हमारे देश के अंदर जीएसटी लाएंगे। पता है ये सपना कोई अभी नया नहीं है, 2017 में तो सपना पूरा हुआ है, मोदी जी ने पूरा किया सर। हाँ मोदी है तो मुमकिन है, बहुत बढ़िया बेटा, बाकी डायलॉग बाद में मालेंगे बेटा। सर सरकार ये सपना कोई नया नहीं है सर, बहुत पुराना। पता है 1994 पहली बार आया था सर्विस टैक्स, पता है आपको? इससे तो मैं आया बेटा, और किस लिए आया मैं सर? अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं किस लिए आया है सर। 1994 पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि सर ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जीएसटी चाहती थी आ जाए इंडिया के अंदर, पर सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंडिया के अंदर सर्विसेज पे टैक्स था ही नहीं, केवल गुड्स पे टैक्सेस थे बेटा, हाँ है ना। 1994 में गवर्नमेंट ने देखा कि नाउ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम सर्विसेज ऑल्सो, और उस पे तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है सर। गुड्स बेचते हो तो एक्साइज मिलता है, गुड्स बेचते हो वेट मिलता है, सर्विसेज बेचते हो लड्डू। तो सर गवर्नमेंट ने बोला नहीं सर, दुनिया भर में टैक्स लग रहा है, सर्विसेज पर हम क्यों ना लगाए। 1994 में ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दे इंट्रोड्यूस 3 सर्विसेज एज द टैक्सेबल सर्विसेज, और केवल 3 सर्विस पे टैक्स लगाया सर। कब? 1994 में, देखना ध्यान से सर, 1994 में जब पहली बार सर्विस टैक्स आया, तब देयर वर ओनली 3 सर्विसेज जिन पे क्या लगाया बेटा, सर्विस टैक्स। राइटिंग समझ में आ रही है आपको मेरी? थोड़ी और बिगड़ेगी बेटा भी है सर। एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो बेटा, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को देख लेना बेटा, लगे ही नहीं कि सेम आदमी है बेटा ये। 1994 में जब सर्विस टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तब देयर वर ओनली 3 टैक्सेबल सर्विसेज ऑन विच टैक्स वाज चार्ज। टैक्सेबल सर्विस लिखता हूं, टी सर्विस मतलब टैक्सेबल सर्विसेज। एक काम करते हैं, रुको, देयर वर ओनली 3 टैक्सेबल सर्विसेज जिन पे क्या लगता था सर, सर्विस टैक्स। पता है धीरे धीरे गवर्नमेंट हर बजट के अंदर, हर फाइनेंस बिल के अंदर कुछ सर्विसेज और ऐड करती गई, और ऐड करते गए, और ऐड करते गए। हर बजट के अंदर कुछ सर्विस आती बेटा, जिस सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, उस इंडस्ट्री में हंगामा मचाता बेटा। क्लियर? फिर 1-2 महीने में लोग शांत होते और मानना ही पड़ता बेटा। क्लियर? सर यू वोंट बिलीव, 17 ईयर्स में टिल 2011 सर देयर वर 119 टैक्सेबल सर्विसेज। कितनी सर? ये 17 साल में लगभग 40 टाइम्स बढ़ गया सर्विस टैक्स। और सर गवर्नमेंट को लगता कि आजकल लोग इससे भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, ये सर्विस भी नहीं चालू हुई है, चलो आ जाओ सर, ये भी सर्विस लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आ जाओ साहब। क्लियर? केवल कुछ सर्विसेज ऐसी थी जिन पे टैक्स नहीं लगाना था, जैसे स्कूल सर्विस हो गई बेटा। अरे आप कभी स्कूल गए बेटा? कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने बच्चों को जरूर भेजना सर। सर सर ये तो ठीक है, मेरे स्कूल ही बोला, कॉलेज बोल रहा हूं सर, अभी लोग मारते हैं मेरे को सर, कॉलेज का नाम तो लो ही मत, जिंदगी बर्बाद हो गया सर। सुनना बात के ध्यान से, ये जो सीए करने के बाद जो आपको नॉलेज मिलता है ना सर, ध्यान देना, सीए डिग्री ठीक है अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत मस्त और शानदार डिग्री है सर, पर सर ये जो सीए जर्नी सिखाती ना सर, वो लाइफ में कोई कोर्स नहीं सिखा सकता सर आपको। सर डिग्री तो ही है, पर ये जर्नी जो आपको सिखाती ना सर, वो लाइफ में कुछ नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखा सकता सर आपको। कोई कितना सर लोग एमबीए करते हैं, वहां मैनेजमेंट लोग सीखते हैं, आप मैनेजमेंट करते हो, हाँ है ना सर। आपको सही, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, आप खुद की लाइफ देख लीजिए सर अपने आप से। सर सुबह 7 से 10 या क्लास, ऑफिस वालों ने बोल दिया 10:30 ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, कुछ भी हो जाए सर। तो बहुत सालों ने मैनेजमेंट किया सर, वहां से यार टाइम कैलकुलेट किया सर, हमको 9:45 निकलना ही पड़ेगा, लेक्चर से पहले सर से मिल लिया सर, 9:45 निकलेंगे, आप डांटोगे तो नहीं सर, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नाराज होंगे सर, क्यों नाराज होंगे, जिंदगी आपकी मुझे पता है कैसी है। क्लियर? फिर गए ऑफिस, ऑफिस पहुंचे सर, 10:25 से बॉस देख रहा टाइम, सर आया कि नहीं आया। जैसे ही 10:30 हुए, आप 32 पे एंटर हुए, बॉस
हाफ डे लग गया। फिर साहब शाम को अब 6 बजे निकल नहीं सकते सर, क्लियर, शाम को 8-9 तो वही बच गई। फिर सर ने बोल दिया कोई बात नहीं, लैपटॉप लेके जा। तो जो हमारे फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है या जो दूसरे फ्रेंड्स है, वो बोलते यार वाह तुम्हारा ऑफिस वाला तुमको लैपटॉप भी दिया, उनको क्या पता रात भर काम करना है। और सर ने सर सुबह लेक्चर है सुबह 7 बजे, सर फर्स्ट कंडीशन की सेम डे पढ़ के भी आना है, क्लियर। और सर वापस है सुबह 6 बजे से कहानी शुरू हो गई आपकी, है ना। तो आप तो मैनेजमेंट कर रहे हो, है ना। एमबीए करने वाले तो मैनेजमेंट सीखते हैं, समझे आप मेरी बात। तो ये जर्नी जो सीए की है वो भारी है सर अपने आप में। सो ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा रही है, ठीक है। अभी अपने को कई सारी जगह सोशल मीडिया लगता है कि जिंदगी बर्बाद होगी, नहीं हुई सर, जिंदगी सर आपकी बहुत शानदार तरीके से जा रही है। एंड सर द वन जिसने जर्नी ढंग से जी ली सर, उसकी जिंदगी बहुत मस्त होने वाली है। मतलब अल्टीमेटली आपकी लाइफ बहुत शानदार, ऐसा कहने से कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा सर। और मैं ब्रेक नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा सर, सुनना ध्यान से। पॉइंट ये मेरा आपसे, अब सर पॉइंट ये मेरा आपसे कि 17 इयर्स में लगभग 40 टाइम्स ये टैक्स बढ़ गया, सर्विस टैक्स। और सर 2012 में तो कमाल हो गया सर, पता है क्या किया, बोल दिया क्या, ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल, ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट दोज विच आर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट बेस्ड सर्विस टैक्स कर दिया बेटा, एंड ऑल सर्विसेज वर मेड टैक्सेबल बेटा, क्लियर। अब सर क्या हुआ, ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि जैसे ही सर्विस टैक्स का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने अडॉप्ट कर लिया सर्विस टैक्स को, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया सर्विस टैक्स को, तब गवर्नमेंट ने सपना एग्रेसिवली सोचना शुरू कर दिया कि अब हिंदुस्तान में क्या आना चाहिए बेटा, जीएसटी। जब तक सर्विस टैक्स था ही नहीं, हाउ दे कैन ब्रिंग द सर्विस टैक्स, हाउ दे कैन ब्रिंग द जीएसटी, क्लियर। इससे सपना देखा किसका, जीएसटी का, और बोला क्या, सारे टैक्सेस मर्ज कर दो और सिंगल टैक्स रख दो, नाम क्या होगा सर, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, नाम क्या होगा, क्लियर। अब सर वो सपना देखो, सपना देखना और सपना पूरा करना बहुत फर्क होता ना बेटा। सपने तो हम भी कई सारे देखते होंगे सर, हाँ है ना। तो सर अब सपना पूरा करने की बात आएगी तो सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती सर। अब सर जब जीएसटी की बात आई, वन नेशन वन टैक्स कर देंगे सर, बहुत जोश में सर। यहां तकलीफ क्या थी पता है, देखो बच्चों, सर्विस टैक्स और एक्साइज तो एक ही था। आप देखो ना सर कि नाम अलग अलग था, सर्विस टैक्स और एक्साइज, बाकी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस। सर्विस टैक्स पे क्या हो या एक्साइज पे क्या हो, दोनों का सर्टिफिकेट मिल रहा है बेटा आपको, हाँ है ना। और सर दोनों का क्रेडिट मिलके, सर देखना ध्यान से मंगेश भाई, सर दोनों का क्रेडिट आपको मिल रहा है बेटा, सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, क्या नाम अलग अलग था सर। अब ऐसे केस में क्या होगा मालिक, दोनों टैक्सेस तो एक ही सर, वहां दिक्कत नहीं थी, पर सर जीएसटी के अंदर इनको मर्ज करना था क्या, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बेटा, जो भी गुड्स और सर्विसेज पे लग रहे थे बेटा, हाँ है ना। अब सर इंडिया के अंदर इतने स्टेट्स, उनके अपने अपने वेट लॉज अपने अपने सर अपने हिसाब से बना रखे सर। जैसे आज आप देखो ना देश अपना इंडिया, सर स्टेट्स अपने, यहां स्टेट चेंज करो भाषा चेंज हो जाती है सर, लैंग्वेज, यहां स्टेट चेंज करो लोगों के कपड़े चेंज हो जाएंगे, लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लोगों का खाना चेंज हो जाएगा, लोगों के भगवान चेंज हो जाएंगे सर, हाँ है ना भाई। और हर स्टेट ने अपने अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से, हर स्टेट ने अपने अपने सर सिचुएशंस सरकमस्टेंसेस, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने सर कस्टम्स के हिसाब से अपना अपना वेट लो बनाया हुआ था सर, हाँ ना भाई। एंड सर यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। दिसंबर 2010, बात सुनना, कांग्रेस सरकार, मतलब ठीक है कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ो अभी आप सर, हाँ मेरा वो पॉइंट नहीं है सर, दैट इज नॉट माय टॉपिक राइट नाउ सर। 2010 दिसंबर, गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके जीएसटी एक्ट बनाया है बेटा, बहुत मेहनत करी बेटा, सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट। दिसंबर 2010 में
कुछ चेंजेस करके बना दिया साहब, लो साहब जीएसटी एक्ट तैयार। क्योंकि सर इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है जीएसटी भी अपने आप में सर, ठीक है। अब सर पार्लियामेंट ने सर डिस्कशन के लिए आईसीआई को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेजा सर इसके लिए। दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था सर, इंडिया का पूरा, हिंदुस्तान का पूरा सर टैक्सेशन सिस्टम चेंज करना है, और आईसीआई को बोला आप अपने व्यूज दीजिए इस टैक्स पे, ये जो हमने एक्ट बनाया इस पे अपने व्यूज दीजिए सर, आप अपना डेलीगेशन भेज के रिप्रेजेंटेशन दीजिए पार्लियामेंट के अंदर कि ये एक्ट सही है कि गलत है कि क्या है। 25 मिनट दिया, सॉरी हाँ 25 मिनट दिया आईसीआई को। देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम बोलता रहा इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है, और 25 मिनट आईसीआई को। इट वाज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई। और सर इन्फॉर्म कर दिया इनफॉर्मली कि तुम कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, जीएसटी तो आएगा। ना जीएसटी आई ना कांग्रेस आई सर। दिसंबर 2010 सर आईसीआई सेंट्रल काउंसिल, सर ध्यान देना नेता लोग ऐसे नहीं कि कुछ भी काम नहीं करते, करते सर, क्यों नहीं करते देखो ध्यान से। आईसीआई सेंट्रल काउंसिल, यस सुनना ध्यान से सर, अब कौन मेंबर गया वो छोड़ो, उसका नाम ही नहीं लूंगा यहाँ पे सर। यस डेलीगेशन हेड करते हुए वहां गए पार्लियामेंट में सर, 5 मिनट का स्पीच दिया सर, 5 मिनट सर। उन्होंने बोला कि यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया, या स्टेट चेंज करो, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये उनका डायलॉग था सर, यहाँ स्टेट चेंज करो, लोगों की लैंग्वेज चेंज, लोगों का खाना चेंज, लोगों के भगवान चेंज, लोगों के कपड़े चेंज, एंड सर यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। सर्विस टैक्स एक्साइज में कोई तकलीफ नहीं है सर, वो तो अभी भी एक ही है सर, तकलीफ किसमें, वेट लॉज में जो हर स्टेट वाइज अलग अलग है। एंड यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। आप सर मुंबई नरीमन पॉइंट, कोलकाता का जवेरी बाजार, दोनों मेट्रो सिटीज, दोनों के पिक पॉइंट है, दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है। विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता, सुना होगा आपने सर, है ना। दोनों मेट्रो सिटीज, दोनों के पिक पॉइंट है सर, नरीमन पॉइंट सर। अभी ठीक है मार्केट बीकेसी की तरफ इधर आ रहा है सर, वो ठीक है, पर नरीमन पॉइंट अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का पॉइंट है आज की तारीख में सर। वहां की प्रॉपर्टी रेट्स और कोलकाता का जवेरी बाजार सर, ये दोनों पिक पॉइंट है दोनों सिटीज के, मेट्रो सिटीज के, दोनों की प्रॉपर्टी रेट कंपेरेबल नहीं है। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया। हम जीएसटी के अगेंस्ट नहीं है, पर कॉपी पेस्ट, जिस कंट्री से आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो साहब, वो तो हमारे किसी स्टेट से भी छोटे हैं सर, हाँ है ना सर। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले वो कांग्रेस का हो भले वो बीजेपी हो के हो सर, एवरीबडी वाज विद द आईसीआई, एंड वही मैटर ड्रॉप हो गया और बोल दिया ना हो पाएगा, क्लियर, और जीएसटी ना हो पाए इनसे सर, है ना भाई। पप्पू पास नहीं हुआ सर, बात समझ में आई आपको मेरी है, अरे हाँ है ना। और वहां पे जीएसटी ड्रॉप हो गया, एंड सर यू वोंट बिलीव 2010 दिसंबर, क्लियर। पर सर उम्मीद नहीं टूटी इनकी कि हाँ आएगा जरूर, एक न एक दिन करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्लियर। अब इसकी आगे कहानी टाइम ऑफ सप्लाई जब आएगा ना तो पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसकी आगे कहानी कनेक्ट करूंगा मस्त एकदम सर। उसके बाद उन्होंने क्या किया वो भी बताऊंगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आया वो बताऊंगा, सेक्शन कैसे बने क्यों बने वो बताऊंगा मैं आपको, दिसंबर 2010 के बाद क्या हुआ था सर, वहां से कनेक्ट हुआ था सर। सर अब सुनना बात ध्यान से, तो सर उस टाइम जीएसटी ना हो पाया। अब सर जब मोदी जी एक्शन में आए, सेंट्रल में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तब सर इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो लिया बहुत बड़ा, वो लिया किसका, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि सर इंटरनेशनल मार्केट से बहुत बड़ा प्रेशर था सर, कि आपके टैक्सेशन लॉज इतने कॉम्प्लेक्स है कि हम अपना बिजनेस वहां पे कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे एक्सपांड करें, क्या करें सर। अब साहब जीएसटी लाना है ना, अब सर जीएसटी लाना है, सपना पूरा, और मोदी जी ने बोल दिया सर जीएसटी लाना है, मतलब सर बस लाना है, बात खत्म, स्टडी करो, लग जाओ काम पे सर, लग गए सब लोग काम पे सर, वन नेशन वन टैक्स। अब सर सोचो आप, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अगर दोनों मर्ज कर देंगे, जीएसटी अगर बना देंगे, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, ठीक है भाई, पर रेवेन्यू किसका होगा, जीएसटी सेंट्रल को दे देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, स्टेट को दे देंगे सेंट्रल क्या करेगी भाई, पैसा दोनों को चाहिए बेटा, है ना भाई। सर तो क्या करेंगे,
तो बोला मिल बांट के खाएंगे सर। और वहां कॉन्सेप्ट आया किसका, डुअल मॉडल जीएसटी का, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी। क्लियर, समझे आप मेरी बात। तो सर अगर 18% टैक्स है तो 9% होगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, 9% होगा किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। व्हाट एवर इज द रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाय 2, बात खत्म। क्लियर, ऑन एवरी सप्लाई वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज। क्लियर, 50% होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% होगा स्टेट गवर्नमेंट का। ये बहुत सारे डिस्कशन के बाद कंक्लूजन निकला है साहब, ऐसा नहीं निकला। सारी स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके चलना है, भले वो कांग्रेस वाले स्टेट हो या बीजेपी वाले हो या कोई और ही हो। सर समझ रहे मेरी बात। तो सारे पढ़े लिखे लोगों ने, वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड, याद आया बेटा, मिलकर डिसीजन लिया कि जीएसटी आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ है ना भाई, क्लियर। चलिए सर मैं कहूं बेटा, अभी बेटा अपन कहा है रे कुछ सर, अभी हम सर भूल गए सर, हम जिंदगी कहाँ चल रही। बस सर जीएसटी सर, अरे मुंबई अंधेरी होए। हाँ है ना, महाराष्ट्र में है ना बेटा मुंबई। चलिए सर मान लो मैं मुंबई महाराष्ट्र में, आप क्या नाम सर आपका, कुशल। सर आप भी मुंबई महाराष्ट्र में, मैंने आपको कोई गुड्स बेचा, हाँ है ना, आप भी महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र, इंट्रास्टेट सप्लाई। क्लियर, क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी किसको देंगे सर, एसजीएसटी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा। मान लो 1 लाख वॉज द टैक्स तो 50,000 हो गया, सीजीएसटी 50,000 हो गया, महाराष्ट्र एसजीएसटी बेटा। हाँ है ना बेटा, क्लियर। क्या नाम सर आपका, राहुल जी, राहुल मोदी। सर सर आपका लोकेटेड बेटा गुजरात बेटा। कहां से बेटा, गुजरात से। मैं कहूं बेटा मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई से मैंने महाराष्ट्र से गुड्स मैंने भेजा, कहां, गुजरात। क्या है ये, इंटरस्टेट। क्या है सर ये, इंटरस्टेट। अब क्या लगेगा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है इसलिए बोल रहे हो, ये तो आपने देखा इसलिए बोल रहे हो सर इंटरस्टेट लगता है आईजीएसटी। क्यों, सोचो ना ये चीजें। मतलब आप सोचो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% स्टेट गवर्नमेंट को, चलो कोई तकलीफ नहीं है। पर अगर इंटर स्टेट सेल हुआ, किसको रेवेन्यू देंगे साहब, आईजीएसटी लग गया, चलो ठीक है, किसका रेवेन्यू है सर ये, सेंट्रल का, स्टेट का। समझ रहे हो मेरी बात। बस बस आगे नहीं चाहिए मेरे को, आंसर नहीं चाहिए, आप प्रॉब्लम समझिए सर, मेरी बात समझो, सॉल्यूशन नहीं चाहिए सर, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। आप पहले तकलीफ तो समझो। हम क्या करते हैं, बुक्स उठाते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ लेते सर, प्रॉब्लम तक तो पहुंचे ही नहीं हम सर, इसलिए बुक्स याद करने लग जाते हैं हम लोग। याद ही नहीं करना पड़ेगा सर, गारंटी है सर। अब सरकार इंटरस्टेट तो क्या होगा, इंट्रास्टेट तो क्या होगा। अच्छा अभी अभी आपने कहा कि सर सीजीएसटी और एसजीएसटी 50% रेवेन्यू, एसजीएसटी किसका रेवेन्यू है सर, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी एक्ट कौन बनाएगा, एसजीएसटी एक्ट कौन बनाएगा, कौन सा स्टेट बनाएगा, हर एक स्टेट। अब अगर हर एक स्टेट अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग अलग बना दे, लग गए बेटा, हो गया वन नेशन वन टैक्स। सोचो आप ध्यान से, हो गया जीएसटी। समझ रहे मेरी बात सर, हर स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना अपना एसजीएसटी एक अलग बना दे तो लौट के बद्दू घर को आए कि सीजीएसटी तो एक्साइज और सर्विस टैक्स हो गया बेटा, और स्टेट गवर्नमेंट का वेट लो था, उसका नाम चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी कर दिया बेटा, फिर तो वही के वे आ गए ना यार। क्लियर। अब क्या होगा, अगर सारे स्टेट के अपने अपने एक्ट अलग होंगे, अपने अपने हिसाब से अगर वो एक्ट बना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से एक्ट बना दे तो सर क्लियर। अब क्या होगा, कैसे बनेगा, क्लियर। टू बी कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक। माहौल सर, ओके सर, यहां तक पॉइंट समझ में आया आपको मेरा ये, अरे क्लियर, 2 मिनट मंगेश भैया, यहां तक पॉइंट समझ में आया मेरा आपको ये। अच्छा आपको ब्रेक चाहिए बेटा, ब्रेक चाहिए सही में, ओके सर 1 मिनट। सरकार ब्रेक लेने से पहले सरकार एक बार जो भी मैंने ये स्लाइड्स लिखी है, प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स। बच्चों डेली बेस पर जो भी मैं यहाँ लिखूंगा आपको अपनी नोटबुक में, लेक्चर के एंड में इसको आप हम लोग क्लिक करेंगे, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन आप लोगों को इसको अपने
नोटबुक के अंदर नोट करना है, सो दैट ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे टू रिवाइज द कंटेंट। आइए सरकार कर लीजिए, भले बेसिक कॉन्सेप्ट है फिर भी इसको आप प्लीज हैव अ क्लिक। बी क्विक। या इसका वीडियो बना दीजिए आप स्क्रीनशॉट का, पर इसको जरूर कॉपी करना अपने नोटबुक में बेटा, डेली बेस पर। ओके, ये शानदार कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने, 10 का क्रेडिट क्यों मिला माहौल के साथ। शानदार कॉन्सेप्ट। 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, एंड सर ये सर्विस टैक्स की कहानी थोड़ी बहुत मैंने आपको समझाई माहौल के साथ।